आज के इस कंप्लीट कोर्स में हम लोग यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन कंप्लीटली सीखने वाले हैं। इस वीडियो में आप लोग को कंप्लीट यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन सिखाऊंगा। अगर आप लोग एक यूआई यूएक्स डिजाइनर बनना चाहते हो तो मैक्सिमम जो कोर्सेज अवेलेबल है यूट्यूब पे, चाहे आप पेड कोर्स भी बोलो, वहाँ पे भी यूआई यूएक्स के नाम पे सिर्फ फिग्मा सिखाया जाता है। जबकि यूआई यूएक्स में यूआई और यूएक्स दोनों अलग अलग चीजें और दोनों चीज आता है इसके अंदर। तो सिर्फ फिग्मा यूआई सीख के आप लोग यूआई यूएक्स डिजाइनर तो नहीं बनोगे, तो इसके लिए आपको यूएक्स यूजर एक्सपीरियंस भी सीखना पड़ेगा। और यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन से रिलेटेड बहुत ही कम कंटेंट अवेलेबल है इंटरनेट पे, चाहे आप लोग पेड कोर्स भी बोल लो, वहाँ पे भी बहुत ही कम लोग हैं जो यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन को सिखाते हैं डिटेल में। मैं जब 3 साल पहले यूजर इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस सीख रहा था, मैक्सिमम ट्यूटोरियल मेरे को फिग्मा एडोब एक्सडी का ही मिल रहा था और मैंने उसी से देख के सीखा। लेकिन अब मेरा यूआई पार्ट तो कंप्लीट हो गया, लेकिन अब यूएक्स का क्या करें। यूएक्स यूजर एक्सपीरियंस बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है यूआई यूएक्स डिजाइनर के लिए। तो आप लोग यूएक्स को तो बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हो। सिर्फ फिग्मा सीख लेने से आप लोग प्रोडक्ट डिजाइनर नहीं बनते हो। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को डिटेल में यूजर एक्सपीरियंस सिखाने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग मेरे स्क्रीन पर देख सकते हो इस कोर्स में हम लोग क्या करने वाले हैं वो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने आप लोग के लिए पीपीटी बना के रखा है। काफी ज्यादा टाइम और एफर्ट लगा है इस पीपीटी को बनाने में, और ये पीपीटी मैं आप लोग को देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, और इसका डाउनलोड लिंक भी आप लोग को मिल जाएगा। तो चलिए फटाफट से इस कोर्स का ओवरव्यू के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अगर आप लोग यूआई यूएक्स डिजाइनर बनना चाहते हो तो आपको ये कोर्स डेफिनेटली देखना चाहिए। अगर आप लोग ऑलरेडी कुछ दिनों से यूआई यूएक्स डिजाइनर सीख रहे हो और आप लोग फिग्मा एडोब एक्सडी अच्छी तरीके से सीख गए हो, लेकिन फिर भी आप लोग ने अभी तक यूएक्स के बारे में नहीं समझा है, तो ये वीडियो आपको डेफिनेटली देखना चाहिए। इसमें हम लोग यूएक्स डिजाइन प्रोसेस के बारे में डिटेल में बात करने जा रहे हैं। और अगर आप लोग कंफ्यूज हो कि व्हाट टू लर्न, हाउ टू लर्न, क्योंकि अगर आप लोग ने थोड़ा बहुत भी रिसर्च किया होगा यूजर एक्सपीरियंस के बारे में, तो आपको पता चला होगा कि यूजर एक्सपीरियंस में बहुत कुछ होता है। बहुत कुछ मतलब बहुत ही ज़्यादा कुछ होता है। तो आपको कितना सीखना चाहिए। अगर आप लोग यूजर एक्सपीरियंस सीखने बैठोगे तो उसमें बहुत कुछ होता है, आप कभी भी इसको कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो आपको अपने जॉब के लिए, अपने नीड के लिए, एक एज ए यूआई यूएक्स डिजाइनर काम करने के लिए कितना यूएक्स सीखना जरूरी है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और इसके साथ ही आप लोग यहाँ पे कंप्लीट यूएक्स का नोट मिलेगा, और कोई ऐसा वैसा नोट्स आप लोगों को नहीं मिलेगा। कंसाइज नोट एकदम प्रॉपर, जो इसमें आप लोग एकदम कंसाइज नोट्स मिलने वाला है। जो इंपॉर्टेंट है वही सब लिखा रहेगा नोट्स में, और नोट्स भी विथ प्रैक्टिकल। इसमें नोट्स में बहुत ही अच्छे तरीके से सब चीज इलस्ट्रेट किया हुआ है, डायग्राम के थ्रू, फोटोज के थ्रू नोट्स को काफी ज्यादा इंगेजिंग बनाया गया है। बहुत ज्यादा मेहनत लगा है इस नोट्स को बनाने में। मेरे और मेरे टीम ने मिलकर आप लोग के लिए बहुत ही कंसाइज नोट्स बनाया हुआ है, जिसमें बहुत ही अच्छी तरीके से पूरा यूएक्स को एक्सप्लेन किया गया है। जितना यूएक्स आपको लोग सीखना चाहिए एज ए यूआई यूएक्स डिजाइनर बनने के लिए, उतना ही यूजर एक्सपीरियंस उसमें दिया गया है बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल में, विथ प्रैक्टिकल नोट्स एंड डायग्राम। एंड स्पेशल शाउट आउट टू स्वागता धारा, जिसने बहुत ज्यादा हेल्प किया है इस पीपीटी को बनाने के लिए। अगर आप लोग यूएक्स टर्मिनोलॉजी को लेके बहुत ज्यादा फेमिलियर नहीं हो, अगर आपको यूएक्स के बहुत सारे टर्म समझ में नहीं आते, जैसे यूजर पर्सोना, यूजर रिसर्च, क्वालिटेटिव अप्रोच, क्वांटिटेटिव अप्रोच, और एम्पैथी मैपिंग, हाई फिडेलिटी, लो फिडेलिटी प्रोटोटाइपिंग, यूजर टेस्टिंग, इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर, एम्पैथाइज, आइडिएट, और भी बहुत सारे जो यूएक्स के टर्म होते हैं, अगर आपको ये सारे टर्म कंफ्यूज करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही बना हुआ है। आपको ये वीडियो डेफिनेट देखना चाहिए। इस वीडियो के अंदर मैंने सारे यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन के कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स को बहुत ही इजी तरीके से आप लोगों को समझाया हुआ है, विथ नोट्स एंड डायग्राम। और अगर आपके मन में ये सवाल है कि यूआई यूएक्स डिजाइनर फिग्मा के अलावा और क्या क्या करता है, सिर्फ फिग्मा से ही आपका यूआई नहीं बन जाता, प्रोडक्ट नहीं बन जाता, कोई ऐप और वेबसाइट को बनाना सिर्फ फिग्मा पे ही नहीं होता, और भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जो मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बाय द वे, ये कोई फिग्मा ट्यूटोरियल नहीं है। यहाँ पे मैं आपको बटन, आइकॉन, लेआउट बनाना नहीं बताऊंगा। मैं आप लोग को इस कंप्लीट कोर्स में यूजर एक्सपीरियंस के बारे में डिटेल में बताऊंगा। और जो लोग कंप्लीटली बिगिनर है उनको ये कोर्स तो डेफिनेट देखना चाहिए। और यहाँ पे कुछ मैंने यूएक्स के टर्म्स लिख रखे हैं। अगर आपको ये सारे टर्म्स कंफ्यूज करते हैं, या और भी इसके सारे बहुत सारे टर्म्स है, अगर वो टर्म्स सुनकर आप लोग कंफ्यूजन होता है तो डेफिनेटली इस वीडियो के बाद आपको सारे चीज क्लियर होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस कोर्स को स्टार्ट करने के लिए। आई होप आप लोग भी एक्साइटेड होंगे। तो फटाफट से आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और पेन कॉपी लेके बैठ जाइए, क्योंकि नोट्स बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ वीडियो देखने से आप लोग नहीं सीख पाओगे। जब आप लोग कोई कोर्स करते हो या कोई वीडियो देखते हो तो आपको लगता है कि हाँ आप लोग सीख रहे हो, लेकिन एक हफ्ता बाद, 2 हफ्ता बाद जाके आप लोग सब कुछ भूल जाओगे। तो नोट्स बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाय द वे, जिन लोग को नोट्स बनाना पसंद नहीं है, ये पीपीटी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अपना खुद का नोट्स बनाना सबसे बेस्ट रहता है। तो चलिए फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब हम लोग आ गए अपने पीपीटी पे। अब ये कोर्स स्टार्ट होने वाला है, मतलब स्टार्ट हो चुका है, और मैं आपको सब कुछ बताऊंगा यूआई यूएक्स से रिलेटेड। बाय द वे, हम लोग यूआई पे ज्यादा फोकस नहीं देंगे, क्योंकि यूआई के रिलेटेड ऑलरेडी बहुत सारे कंटेंट यूट्यूब पे अवेलेबल है। आप लोग फिग्मा
वगैरह तो सीख ही गए होगे, और अगर नहीं सीखे हो तो इस कोर्स के बाद भी सीख सकते हो। और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इसी तरीके के डिटेल कोर्स यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन के बारे में बनाऊँ, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। अगर ज़्यादा लोग कमेंट करेंगे तो मैं डेफिनेटली बनाऊंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूआई यूएक्स डिज़ाइन होता क्या है और यूआई यूएक्स डिज़ाइनर करता क्या है। तो यूआई यूएक्स डिज़ाइनर क्या करता है, ऐप्स और वेबसाइट बनाता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एक वेबसाइट है और यहाँ पे एक एप्लीकेशन है, और जो हमारा वेबसाइट का डिज़ाइन होता है उसको हम लोग बोलते हैं वेब डिज़ाइन, और जो हमारे एप्लीकेशन का डिज़ाइन होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऐप डिज़ाइन। और जो लोग वेबसाइट बनाते हैं उन लोग को बोलते हैं वेब डिज़ाइनर, और जो लोग ऐप बनाते हैं उन लोग को बोलते हैं ऐप डिज़ाइनर। अब जो वेबसाइट और ऐप का जो कॉन्सेप्ट होता है वो ऑलमोस्ट सेम सा रहता है। वेबसाइट और फोन में बस थोड़ा बहुत रूल्स का फ़र्क होता है और स्क्रीन साइज़ का फ़र्क होता है, बाकी सब सेम है। जो यूआई यूएक्स डिज़ाइनर होता है वो वेबसाइट और एप्लीकेशन दोनों ही डिज़ाइन कर पाता है। तो एक यूज़र इंटरफेस और यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइनर का काम होता है एक वेबसाइट और ऐप को डिज़ाइन करना। और वेबसाइट और ऐप को डिज़ाइन करने का मतलब सिर्फ डिज़ाइन करना, कोडिंग नहीं करना। बहुत सारे लोग के मन में डाउट होता है कि क्या यूआई यूएक्स में कोडिंग भी आता है, तो यूआई यूएक्स में कोडिंग नहीं आता है, सिंपल सा क्वेश्चन। लेकिन अगर आप लोग यूज़र इंटरफेस डिज़ाइनर बनना चाहते हो तो आप लोग को कोडिंग का नॉलेज होना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर आपके पास कोडिंग का नॉलेज होगा तभी आप लोग अच्छे तरीके से अपने डिज़ाइन को ऐसा बना पाओगे जो कि बहुत ही ईजिली कोड में कन्वर्ट हो पाएगा। तो मैं आप लोग को रेकमेंड करूँगा कि आप लोग HTML और CSS कम से कम सीख लीजिए। बहुत ज़्यादा एडवांस सीखने की जरूरत नहीं है, बेसिक HTML CSS आप लोग सीख लीजिए, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कीजिए। और HTML CSS सबसे ईजीएस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इससे ईजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैंने आज तक नहीं देखा। मैं खुद BCA कर रहा हूँ, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, मैंने बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखा है, लेकिन HTML CSS वन ऑफ द ईजीएस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि आप लोग बहुत आराम से 1 या 2 हफ्ते में सीख सकते हो। तो HTML CSS और आप लोग बेसिक रिएक्ट का जो कॉन्सेप्ट है, रिएक्ट जेएस आप लोगों को सीखना नहीं है, बस रिएक्ट जेएस का जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोग सीख लीजिए, किस तरीके से कंपोनेंट काम करता है, ये सब बस इतना ही कोडिंग आपको जरूरत है और कोई कोडिंग का आपको जरूरत नहीं है। तो यूआई यूएक्स डिज़ाइनर हमारा ऐप और वेबसाइट को बनाता है, कोडिंग नहीं करता। कोडिंग दूसरे लोग करते हैं, जो फुल स्टैक डेवलपर, फ्रंट एंड डेवलपर होते हैं वो लोग कोडिंग करते हैं। कोडिंग हमारा काम नहीं है, तो हमारा काम है डिज़ाइन करना। आप लोग मेरा एरो देखिए, ये येलो कलर का जो डॉट आ रहा है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एक नेविगेशन बार है, इसके नीचे एक फोटो लगा हुआ है, एक हमारा टेक्स्ट है, टाइपोग्राफी है, फिर हमारा एक बटन है, फिर हमारा कार्ड है, लेआउट है यहाँ पे। और ये जो इमेजेस आप देख रहे हो इसमें जो मॉडल है वो कार्ड के बाहर निकल रहा है, जो 3D टाइप का लुक दे रहा है। तो इस तरीके का जो डिज़ाइनिंग होता है हमारा पूरा वेबसाइट का, ये एक यूआई और यूएक्स डिज़ाइनर करता है। सिमिलरली आप लोग यहाँ मोबाइल डिज़ाइन पे देख सकते हो, यहाँ पे काफ़ी सुंदर तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पे हमारा ऐड टू कार्ट का बटन है, यहाँ पे लाइक बटन है, फिर यहाँ पे नेविगेशन बार है। इस तरीके का जो भी चीज़ होता है वो सब हमारा एक यूआई यूएक्स डिज़ाइनर डिज़ाइन करता है, बेसिकली यूआई डिज़ाइनर डिज़ाइन करता है। तो अगर आप लोग किसी भी कंपनी को ज्वाइन करोगे एज ए यूआई यूएक्स डिज़ाइनर, आपका काम रहेगा इस तरीके का वेबसाइट, इस तरीके का ऐप डिज़ाइन करके देना। जैसा भी कंपनी का रिक्वायरमेंट होगा आप लोग को उस तरीके का ऐप और वेबसाइट डिज़ाइन करके देना रहेगा। यही काम होता है यूआई यूएक्स डिज़ाइनर का। लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है, इसमें आता है और भी बहुत सारा रूल्स नहीं, इसको बोल सकते हैं हम लोग प्रोसेस। क्या क्या प्रोसेस होता है वो मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। उसके पहले थोड़ा सा हम लोग यूआई यूएक्स का बेसिक बारे में जान लेते हैं। आई होप आप लोग को वेब डिज़ाइन और ऐप डिज़ाइन के बारे में क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। सबसे पहले बात करते हैं कि ऐप और वेबसाइट बनता क्यों है। अब एक क्वेश्चन आता है कि हम लोग को ऐप और वेबसाइट का ज़रूरत क्यों है। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे कुछ पॉपुलर ऐप रख रखा है। यहाँ पे टिकटॉक भी है, क्योंकि टिकटॉक इंडिया में बैन है लेकिन बाकी जगह चलता है। तो ये है सबसे पॉपुलर ऐप जो कि बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। अब ये सब ऐप्स का ज़रूरत क्या है, वेबसाइट का ज़रूरत क्या है। सबसे पहला तो किसी भी ऐप या वेबसाइट का जो मकसद होता है, जो मेन टारगेट होता है, वो होता है यूज़र के प्रॉब्लम को सॉल्व करना। जो भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का प्रॉब्लम होता है उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग वो एप्लीकेशन बनाते हैं। तो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो एप्लीकेशन बनता है। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि एक व्हाट्सअप बना। अब व्हाट्सअप तो हम सब लोग यूज़ करते हैं। अब व्हाट्सअप से होता क्या है, सपोज आप लोग कोई इंस्टीट्यूट रन कर रहे हो और आपके इंस्टीट्यूट में 100 लोग पढ़ने आते हैं और किसी कारण से कल आपका इंस्टीट्यूट बंद रहेगा। तो अगर व्हाट्सअप नहीं रहता है, फिर कोई मैसेजिंग ऐप नहीं रहता, तो आप लोग क्या करते हैं, आप लोग सबको कॉल करते हैं। 100 स्टूडेंट पढ़ते हैं, आप लोग सबको कॉल करते या मैसेज करते या चिट्ठी लिखते कि कल इंस्टीट्यूट बंद रहेगा, नहीं आने के लिए। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। वहीं पे व्हाट्सअप आया, व्हाट्सअप में आप लोग ग्रुप बना सकते हो। जितने भी आपके स्टूडेंट हैं जो इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, आप लोग सबको उस ग्रुप में ऐड कर सकते हो। कोई भी नोटिस हो, कुछ भी हो, आप लोग एक बार में नोटिस टाइप करके ग्रुप में सेंड करोगे और आपको नोटिस 100 लोग के पास पहुंच जाएगा, जिससे आपको कितना ज़्यादा टाइम और एनर्जी सेव हुआ। और भी बहुत सारा चीज़ है। व्हाट्सअप के आने से हम लोग बहुत ही ईजिली कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर आपको कोई मैसेज किसी दूसरे पर्सन के पास पहुंचाना है तो एक तो है कि आप लोग चिट्ठी लिख सकते हो, इसमें बहुत लंबा टाइम लगता है। और अगर आप कॉल करते हो तो हो सकता है उस टाइम पे वो पर्सन अवेलेबल ना हो या फिर बिजी हो, तो
वो कॉल रिसीव नहीं कर पाएगा। लेकिन व्हाट्सएप पे आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हो, मैसेज भेज सकते हो, फिर जब भी वो पर्सन अवेलेबल होगा वो अपना फ़ोन चेक करेगा और आप वो मैसेज आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से कितना ज़्यादा कन्वीनियंट हो गया है ये सब एप्लीकेशन के थ्रू। तो किसी भी एप्लीकेशन वेबसाइट का मेन पर्पज़ यही होता है कि हमारे लाइफ को ईजी करना। तो पहला पर्पज़ तो ये होता है। सेकेंड पर्पज़ टाइम और एनर्जी सेव करना। अगर आप लोग बहुत सारे जो ऐप्स वगैरह देखते होंगे जैसे कि जोमेटो है, ब्लिंकिट है, ब्लिंकिट जो 10 मिनट में कुछ भी जो डिलीवर कर देता है, तो सपोज आपके पास टाइम नहीं है, आपको फटाफट ऑफिस निकलना है, आप लोग अब देख रहे हो कि आपका फेस वॉश खत्म हो गया, तो आप लोग फटाफट ब्लिंकिट खोलोगे, वहाँ से ऑर्डर करोगे, आपका फेस वॉश 10 मिनट में आ जाएगा, तो आप लोग फटाफट रेडी होकर निकल सकते हो। इस तरीके से जितनी भी प्रॉब्लम होती है रियल लाइफ में उसको सॉल्व करने के लिए एप्लीकेशन को बनाया जाता है। सिमिलरली जोमेटो है, जोमेटो भी आप लोग यूज़ करते होंगे, आप लोग आराम से घर बैठे बैठे ऑर्डर कर सकते हो। कोई अगर आपका अर्जेंट काम है, आपको लेट नाइट तक वर्क करना है, आपके पास टाइम नहीं है कि आप लोग बाहर जाके कुछ खाना वगैरह लेके आओ या फिर आप लोग घर में बना पाओ, तो आप लोग सिंपली जोमेटो से ऑर्डर कर सकते हो, आपके घर पे खाना आ जाएगा, आपका टाइम बचा, एनर्जी बचा। इस तरीके से बहुत सारे एप्लीकेशन है, टिकट बुकिंग, ऑनलाइन टिकट बुकिंग है, जो भी एप्लीकेशन होते हैं। और यहाँ पे एक और एप्लीकेशन है कुकू एफएम, आप लोग जानते होंगे इस एप्लीकेशन को, इसको मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। अब मेरे को ना बुक पढ़ने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको बुक पढ़ना पसंद होता है, मुझे नहीं पसंद, तो बुक रीडिंग मेरे को उतना अच्छा लगता नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने साइकोलॉजी ऑफ मनी, रिच डैड पुअर डैड, एटॉमिक हैबिट्स और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे बुक को पढ़ रखा है, पढ़ नहीं सुन रखा है ऑडियो बुक के थ्रू। तो ऑडियो बुक से कितना ज़्यादा ईजी हो जाता है। मैं कॉलेज जाता हूँ, ट्रेन में बैठा रहता हूँ, वहाँ पे मैं ऑडियो बुक सुनते सुनते एक आधा बुक खत्म करके मैं कॉलेज पहुंच जाता हूँ। बुक समरी, बाय द वे बुक पढ़ना डेफिनेटली अच्छा एक हैबिट है, लेकिन वहीं पे मैं कुको एफएम के थ्रू कहीं पे भी बस में, ट्रेन में आराम से बैठे बैठे बुक सुनते सुनते कॉलेज जा सकता हूँ। और ये चीज़ कितना ज़्यादा कन्वीनियंट हो गया। इस तरीके से यूट्यूब है, आप लोग यूट्यूब पे कोई भी चीज़ सीख सकते हो। तो जो भी एप्लीकेशन और वेबसाइट होता है उसका मेन पर्पस होता है प्रॉब्लम को सॉल्व करना, यूजर के टाइम को सेव करना और हमारे लाइफ को बेटर बनाना है। और ये बेटर बनाता कौन है? यूएक्स डिज़ाइनर, क्योंकि यूआई यूएक्स डिज़ाइनर लोग ही इसको आइडिएट करते हैं, इसको सोचते हैं, प्रॉब्लम ढूंढते हैं हमारे लाइफ में से और उससे रिलेटेड एप्लीकेशन या प्रोडक्ट बनाते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं यूआई डिज़ाइन होता क्या है। तो यूआई स्टैंड फॉर यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस क्या होता है? आप लोग कोई भी चीज़ जो स्क्रीन पे देखते हो, एक होता है हमारा डिवाइस, मोबाइल, लैपटॉप, टीवी या जो भी स्मार्ट वॉच, वो होता है हमारा डिवाइस। और डिवाइस में लगा होता है स्क्रीन। जो भी चीज़ आप लोग स्क्रीन में देखते हो, कोई बटन देख रहे हो, कोई टेक्स्ट देख रहे हो या कोई फोटो देख रहे हो, वो सब आपका यूज़र इंटरफेस के अंदर में आता है। जैसे कि यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे एक मॉनिटर है, यहाँ पे लैपटॉप है, टैबलेट है, फ़ोन है। इस सब में आप नेविगेशन बार देख रहे हो, टेक्स्ट देख रहे हो, ये बिल्डिंग का इमेज देख रहे हो, बादल देख रहे हो। और यहाँ नीचे में देख सकते हो हाई क्वालिटी ऐसे करके कुछ कुछ मेंशन किया गया है। तो ये सब कुछ हमारा यूज़र इंटरफेस के आता है। यहाँ पे एक लेडी लैपटॉप यूज़ करिए, तो ये जो भी चीज़ लैपटॉप में दिख रहा है उसको हम लोग यूज़र इंटरफेस बोलते हैं। और यूआई यूएक्स डिज़ाइनर बनाते हैं यूज़र इंटरफेस। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सिर्फ यूज़र इंटरफेस बनाने से हो जाता है। नहीं, जब आप लोग यूज़र इंटरफेस बना लेते हो फिर उसको कोडिंग किया जाता है। कोडिंग हमारा जो कोडिंग वाले लोग होते हैं वो करते हैं, जो फुल स्टैक डेवलपर होते हैं या जो डेवलपर होते हैं वो लोग कोडिंग करते हैं। हमारा काम डिज़ाइन करना है, कोडिंग वो लोग करेंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे जो लोग कोडिंग कर रहे हैं वही लोग यूआई क्यों नहीं बना देंगे? क्योंकि उनके पास डेवलपमेंट का नॉलेज है, डिजाइनिंग का नॉलेज नहीं है। इसमें यूआई यूएक्स डिजाइनर का मेन काम होता है डिज़ाइन करना, कौन सा कलर यहाँ पे सूट करेगा, कैसा बटन रहेगा, बटन राउंड रहेगा या स्क्वायर रहेगा, फॉन्ट कौन सा रहेगा और स्पेसिंग कितना रहेगा, ये सब कुछ हमारा यूआई यूएक्स डिज़ाइनर करते हैं। फिर जैसा जैसा हम लोग डिज़ाइन बना के देंगे वो लोग उसको डेवलप कर देंगे। जैसे हमारा इंटीरियर डिज़ाइनर होता है, इंटीरियर डिज़ाइनर बस सबको इंटीरियर डिज़ाइन बना के देगा, वो बिल्डिंग बना के नहीं देगा। बिल्डिंग बनाने लोग दूसरे होते हैं जो लोग उसका डिज़ाइन को देखते देखते बिल्डिंग बनाएंगे। तो इस तरीके से सारा चीज़ हमारा काम करता है यूआई डिज़ाइन में भी। अब बात करते हैं यूआई एलिमेंट के बारे में। यूआई एलिमेंट क्या होता है? यूआई में बहुत सारा चीज़ होता है, जैसे कार्ड होता है, हमारा नेविगेशन बार होता है, कुछ आइकॉन्स होते हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये सब आइकॉन्स है, बटन्स है, नेविगेशन बार है और यहाँ पे कैलेंडर है, यहाँ पे अलग अलग टाइप का आइकॉन्स है, यहाँ पे टाइम दिख रहा है, डेट दिख रहा है। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हो, तो ये सारे एलिमेंट्स है। ये सारे एलिमेंट्स को यूज़ करके एक वेबसाइट बनता है, एक मोबाइल ऐप बनता है। और सिर्फ वेबसाइट मोबाइल ऐप ही नहीं बनता है, स्मार्ट वॉच भी बनता है। स्मार्ट वॉच का जो स्क्रीन में आप लोग को दिखता है, बटन, स्क्रोल व्हील, टाइम वगैरह दिखता है, वो सब में भी यूआई यूज़ होता है। तो यूआई को यूज़ करके यूजर इंटरफेस बनता है जो कि हर जगह यूज़ होता है, जहाँ पे भी स्क्रीन होता है। अब आप यहाँ पे एक चीज़ देख रहे होंगे कि सारा चीज़ कंसिस्टेंट है। यहाँ पे आप लोग ये जो पार्ट देख रहे हो, यहाँ पे जो हाईलाइटेड पार्ट है, ये देखिए, ये सारा चीज़ कंसिस्टेंट है, सब एकदम सिमिलर सा है। और यहाँ पे आप ये जो पार्ट देख रहे हो, इसमें भी सारा चीज कंसिस्टेंट है। तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चाहे आप लोग कोई भी डिजाइन बनाओ, कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है? जैसे कि आप लोग सिंपली इस इमेज को देखो, यहाँ पे ये जो आइकॉन है, ये जो आइकॉन है, ऑलमोस्ट सिमिलर सा लग रहा है, सेम फैमिली का लग रहा है। यहाँ पे जो टिक का आइकॉन है, क्रॉस का आइकॉन है, सेम फैमिली का लग रहा है, इसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी। ये जो कार्ड है, ये और ये जो कार्ड है, दोनों देखिए सेम फैमिली का लग रहा है, तो इसको हम लोग कंसिस्टेंसी बोलते हैं।
अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ, और ये हमारा यूआई एलिमेंट। यहाँ पे भी कुछ यूआई एलिमेंट आप लोग देख सकते हो जो काफ़ी ज़्यादा अलग है, कलरफुल है। यहाँ पे लोग बटन्स देख सकते हो, कितने अलग अलग टाइप के बटन्स बना हुआ है। यहाँ पे रीड मोर का बटन ये थोड़ा अलग टाइप का है, ये थोड़ा अलग टाइप का है। तो जो हमारा यूआई डिजाइनर होता है वो डिसाइड करता है कि किस वेबसाइट पे कौन सा बटन सूट करेगा। जैसे कि अगर कोई वेबसाइट पेमेंट का वेबसाइट है तो उसमें बटन थोड़ा अलग टाइप का रहेगा। कोई वेबसाइट अगर कोई गेम का वेबसाइट है, आप लोग ने अगर गेम वगैरह खेला होगा तो आप लोग देखते होंगे गेम का जो यूजर इंटरफेस होता है काफ़ी डिफरेंट होता है। आप लोग कोई बैंकिंग ऐप का यूजर इंटरफेस देखिए और किसी गेम का यूजर इंटरफेस देखिए, दोनों में जमीन आसमान का डिफरेंस होता है। और भी जितने भी साइट होते हैं, जैसे कोई टिंडर वगैरह साइट है तो उसका यूजर इंटरफेस भी उसी टाइप का रहता है। तो जिस टाइप का हमारा प्रोडक्ट रहता है, जिस टाइप का हमारा वेबसाइट ऐप रहता है, उसी टाइप का हमारा यूजर इंटरफेस रहता है। बाय द वे वेबसाइट और ऐप को प्रोडक्ट भी बोलते हैं कई जगह पे, तो आप लोग दोनों तरफ से यूज़ कर सकते हो। प्रोडक्ट हमारा दो टाइप का होता है, एक फिजिकल प्रोडक्ट, एक डिजिटल प्रोडक्ट। फिजिकल प्रोडक्ट होता है जैसे हमारा चेयर, टेबल, फेस वॉश या फिर जितने भी सामान जो होते हैं फिजिकली, उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल प्रोडक्ट। डिजिटल प्रोडक्ट होता है जो हमारा वेबसाइट होता है, ऐप होता है, ये सबको हम लोग डिजिटल प्रोडक्ट बोलते हैं। यूआई यूएक्स डिजाइनर, प्रोडक्ट डिजाइनर ऑलमोस्ट सिमिलर सा होता है, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस रहता है। इंटरचेंजेबली दोनों चीज़ को यूज़ किया जाता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोग प्रोडक्ट डिजाइन में बोल सकते हो, उसको आप लोग यूआई यूएक्स डिजाइन में बोल सकते हो। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, यूआई और यूएक्स में डिफरेंस क्या होता है। यूआई यूएक्स डिजाइनर के इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है और आपको इसको काफ़ी प्रोफेशनली अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करना होता है। तो चलिए समझते हैं यूआई डिज़ाइन और यूएक्स डिज़ाइन में डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहला एग्जांपल है हमारा ये एग्जांपल। सबसे पहला एग्जांपल ये है हमारा। सबसे पहले आप ये जो केचप का बोतल देख रहे हो, ये कांच का बोतल है, काफ़ी दिखने में सुंदर है, काफ़ी स्टाइलिश लग रहा है, मतलब कि इसका यूज़र इंटरफेस तो काफ़ी अच्छा है। लेकिन जब आप लोग इस कांच के बोतल से सॉस को निकालोगे तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, इसमें से जल्दी सॉस निकलता नहीं है, कभी कम निकलता है, कभी ज़्यादा निकल जाता है। वहीं पे आप लोग जो दूसरा केचप का बोतल देख रहे हो, ये प्लास्टिक का बोतल का है, उतना सुंदर नहीं लग रहा है देखने में। लेकिन जब लोग इस बोतल से केचप निकालोगे तो ये आपके कंट्रोल में रहेगा। आपको कम केचप चाहिए, ज़्यादा केचप चाहिए, आप लोग उसके अकॉर्डिंग स्क्वीज करके निकाल सकते हो। तो इसका जो यूज़र एक्सपीरियंस है वो ज़्यादा बेटर है। वहीं पे ये जो कांच का बोतल है दिखने में अच्छा लग रहा है लेकिन इसका यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है। तो अगर आपका प्रोडक्ट का यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होगा तो यूआई किसी काम का नहीं है। वहीं पे हम लोग दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा ये जो कप देख रहे हो, काफ़ी सुंदर सा कप है, बिल्ली का शेप का कप है, नाक वगैरह बना हुआ है और कान भी बना हुआ है। लेकिन जब कोई इस पर ड्रिंक कर रहा है तो इसका कान देखिए इसके आँख में चुभ रहा है, जो कि काफ़ी घटिया यूज़र एक्सपीरियंस है। भले ही कप देखने में सुंदर है लेकिन अगर ये अपने पर्पज़ को ठीक से फुलफिल नहीं कर पा रहा है तो क्या फ़ायदा ऐसा कप का। तो किसी भी चीज़ को डिज़ाइन करने से पहले सबसे पहले उसका पर्पज़ फुलफिल होना चाहिए, फिर यूज़र इंटरफेस आता है। तो पर्पज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। अब ये एग्जाम्पल में क्लियरली आप लोग देख सकते हो, इसका यूज़र इंटरफेस काफ़ी सुंदर है, काफ़ी सुंदर सा रोड बनाया हुआ है, यहाँ पे काफ़ी साफ सुथरा रोड है लेकिन काफ़ी लंबा रास्ता है। वहीं पे ये जो रास्ता है उसमें थोड़ी सी मिट्टी है, रोड अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी ये काफ़ी ज़्यादा शॉर्टकट है, काफ़ी आराम से लोग यहाँ से निकल सकते हैं। इंडिया में तो ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो अगर कोई पर्सन है वो अगर यहाँ से जाता है तो उसका यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा है, क्योंकि यहाँ से उस जाने पर उसका टाइम सेव हो रहा है, उसका एनर्जी सेव हो रहा है। वहीं पे यहाँ भी आप लोग देख सकते हो पीछे के साइड में, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो यहाँ पे भी सेम चीज़ हो रहा है। यहाँ पे आपको घूम के जाना पड़ेगा लेकिन वहीं पे लोग ने डायरेक्टली यहीं से कट मारना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे आप लोग को यूएक्स दिख रहा है। तो यूआई यूएक्स में क्या डिफरेंस है वो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, समझ सकते हो। और जब आप लोग खुद किसी कंपनी में यूआई यूएक्स डिजाइनर का काम करोगे तो इसको आप लोग यूज़ कर सकते हो। यूज़र एक्सपीरियंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है आपको डिज़ाइन से। नेक्स्ट बात करते हैं एक और चीज़ के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हो एप्पल माउस। ये एप्पल माउस है, इसमें क्या दिक्कत है कि जब आप लोग एप्पल माउस को चार्ज करते हो तो एकदम उल्टा होकर चार्ज होता है। तो इससे सबसे पहला चीज़ ये दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है। जब आप लोग चार्ज करोगे तो पूरा माउस एक उल्टा हो जा रहा है। दूसरा चीज़, आप लोग इसको चार्ज में लगा के यूज़ नहीं कर सकते। आपको अर्जेंट कोई काम करना है, आपका एप्पल माउस में चार्ज नहीं है, आप लोग चार्ज में लगा के इसको यूज़ नहीं कर पाओगे तो क्या फ़ायदा ऐसा माउस का, आपको वो अर्जेंट काम तो रुक गया। वहीं पे ये दूसरा एक माउस है जो लोकल कंपनी का है, यहाँ पे इसने चार्जिंग पोर्ट को एकदम सामने दिया है यहाँ पे। अब इससे क्या हुआ कि अगर किसी को अर्जेंटली चार्ज नहीं है फिर भी काम करना है तो सिंपली चार्ज में लगा के इसको वर्क पे ले सकता है। और अगर इसको नॉर्मली ऐसा चार्ज भी लगेगा तो दिखने में भी अच्छा लगेगा और एक अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। वहीं पे ये अच्छा एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं है। वहीं पे आप जो सेकंड एग्जांपल देख रहे हो ये थोड़ा सा फोटो ब्लर आ गया लेकिन दिख जरूर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो रूम नंबर 101 से लेके 103 तक। अब ये कहाँ पे जाना है, कोई तो इसको ऐसे ही पढ़ सकता है कि इसको पढ़े फिर ऐसे पढ़ दे, मतलब ये रूम यहाँ पे है। और कोई इसको ऐसे ही पढ़ सकता है कि यहाँ पे है फिर ये एरो यहाँ पे है। तो एक्चुअल इसका पर्पस क्या है वो समझ में नहीं आ रहा। सिमिलरली यहाँ पे भी रूम नंबर कुछ दिया हुआ है और ये एरो यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। तो ये सब चीज़ को हम लोग बोलते हैं बैड यूजर एक्सपीरियंस। अब इसको इम्प्रूव कैसे करना है, ये एक प्लेट ग्रीन कलर का होता है, ये वाला रेड कलर या येलो कलर या किसी दूसरे कलर का होता है तो एकदम क्लियरली समझ में आ जाता। या फिर ये जो एरो यहाँ पे बना हुआ है यहाँ पे बना हुआ रहता, एकदम सिंपली समझ में आता, हमारा बोर्ड भी कम यूज़ होता।
और 2 बोर्ड हमारा सेव होता जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ होती, लेकिन फिर भी इन लोगों ने अच्छे से नहीं किया, तो इसको हम लोग बोलते हैं बैड यूज़र एक्सपीरियंस। तो ये था हमारे यूज़र इंटरफेस वर्सेस यूज़र एक्सपीरियंस का डिफरेंस। लेकिन जो हम लोग यूआई और यूएक्स जो करते हैं, हम लोग ऐप और वेबसाइट बनाते हैं, उसमें ये चीज़ कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये स्लाइड आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है यूआई और यूएक्स में क्या क्या चीज़ आता है। तो यहाँ पे काफ़ी डिटेल में यूआई और यूएक्स का डिफरेंस बताया गया है। यूएक्स में ये सब चीज़ आता है और यूआई में ये सब चीज़ आता है। अब ये सब चीज़ है क्या, ये मैं आपको बताता हूँ, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़, इसमें एक्चुअली सारी चीज़ें इंक्लूड कर दिया गया है। तो ये सब आप लोग अपने नॉलेज में रखिए, ये सब चीज़ आपको सीखने की जरूरत नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वही हमें सीखना है। तो इसको बस आप लोग नोट डाउन करके रखिए और इसको एक बार पढ़ लीजिएगा कि इसमें होता क्या क्या है। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। ये है हमारा यूआई यूएक्स और सीएक्स का पूरा चार्ट। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सीएक्स मतलब होता है कस्टमर एक्सपीरियंस। अब मैं आप लोग को एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल बताता हूँ। आप लोग मार्केट में घूम रहे हो और आपको मन गया मोमो खाने का। अब मोमो के लिए आप लोग 2 जगह जा सकते हो, या तो आप लोग पास के मोमो के स्टॉल में जा सकते हो, वहाँ जाके आप लोग मोमो खा सकते हो, और दूसरा आप लोग किसी फैंसी रेस्टोरेंट में जा सकते हो, वहाँ जाके आप लोग अपना मोमो एंजॉय कर सकते हो। तो आपके पास 2 ऑप्शन है। अब अगर आप लोग किसी स्टॉल में जाकर मोमो खाते हो तो वहाँ पे आपका एक्सपीरियंस कैसा रहेगा। आप लोग जाओगे, थोड़ा देर वेट करोगे, वहाँ पे खड़े खड़े आपको वेट करना होगा, फिर आप लोग को ट्रैफिक के बीच में आप लोग वहाँ पे वेट करोगे, फिर वहाँ पे आपको मोमो मिलेगा, आप लोग खड़े खड़े उसको खाओगे, तो काफ़ी ख़राब एक्सपीरियंस होगा आपका, लेकिन आपको मोमो अच्छा ही मिलेगा। अगर मोमो स्टॉल पे एक मोमो 60 रुपीज़ का मिल रहा है तो सेम मोमो एक फैंसी रेस्टोरेंट में 600 रुपीज़ का मिलेगा। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? एक डिफरेंस तो रहेगा कि मोमो का क्वालिटी हो सकता है उसका क्वालिटी थोड़ा सा बेटर हो, या फिर क्वांटिटी भी थोड़ा सा बेटर हो, लेकिन उतना ज़्यादा 600 रुपीज़ का क्वांटिटी नहीं रहेगा। जब आप लोग किसी रेस्टोरेंट में मोमो खाने जाते हो तो सिर्फ आप लोग मोमो नहीं खाते हो, आप लोग वो रेस्टोरेंट में जाते हो, आपको वहाँ पे एक एसी मिलता है, मतलब एक काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट होता है, और उसके बाद आप वहाँ पे बैठते हो, आपको वहाँ पे टेबल चेयर दिया जाता है, वहाँ पे आप आराम से बैठते हो, थोड़ा देर रिलैक्स होते हो। और रेस्टोरेंट पे सिर्फ हम लोग खाना खाने नहीं जाते हैं। क्या आपको भी लगता था ये रेस्टोरेंट में सिर्फ खाना खाने जाया जाता है? नहीं, बहुत सारे लोग मीटिंग वगैरह जो करना रहता है, किसी आपको स्पेशल पर्सन से, किसी क्लाइंट से मीटिंग करना है, तो बहुत सारे लोग रेस्टोरेंट में अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, फिर दोनों लोग वहाँ इस रेस्टोरेंट में जाएंगे, वहाँ पे खाना वगैरह खाएंगे, कुछ देर बातें करेंगे, कुछ देर टाइम स्पेंड करेंगे। तो रेस्टोरेंट में सिर्फ लोग खाना खाने नहीं जाते हैं, वहाँ पे आप लोग को वैसा इन्वायरमेंट मिलता है, एक बहुत ही अच्छा वातावरण वहाँ का रहता है, और उसके लिए भी वो लोग चार्ज करते हैं। आप रेस्टोरेंट में जाकर जो भी चीज़ ऑर्डर करते हो उसका प्राइस हाई रहता है। हाई क्यों रहता है? जो एक्सपीरियंस आप लोग को वो लोग प्रोवाइड करते हैं, जो एसी चल रहा होता है, जो टेबल चेयर होता है, जो भी आप लोगों को वाईफाई मिलता है, वो सबका उसमें जोड़ा हुआ रहता है। तो अगली बार जब भी आप लोग इस रेस्टोरेंट में कुछ खाने जाओगे तो आप लोग सिर्फ खाने का पैसा नहीं दे रहे हो, आप लोग उसमें से और भी कुछ, उसमें और भी बहुत कुछ इंक्लूडेड रहता है, फिर भी लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं। क्यों? यूजर एक्सपीरियंस के थ्रू। अगर आप किसी रोड साइड स्टॉल पे कुछ भी खाने जाओगे और रेस्टोरेंट में खाने जाओगे, दोनों में काफ़ी डिफरेंस रहता है, प्राइस का डिफरेंस रहता है, एक्सपीरियंस का डिफरेंस होता है, और सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए वो लोग उस चीज़ का डबल ट्रिपल चार्ज करते हैं, क्योंकि वो एक बेटर एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यूजर एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी फील्ड में। अगर कोई भी कंपनी एक अच्छा यूजर एक्सपीरियंस दे पा रही है अपने कस्टमर को, तो वो उसके लिए डबल भी चार्ज करे ना, फिर भी यूजर आएंगे, क्योंकि एक्सपीरियंस अच्छा है उनका। तो यूजर एक्सपीरियंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हर फील्ड में। तो यहाँ पे आप लोग कंप्लीट चार्ट देख सकते हो। सीएक्स है हमारा कस्टमर एक्सपीरियंस, जो कि हमारा कस्टमर एक्सपीरियंस एंटायर एक्सपीरियंस को हम लोग बोलते हैं। उसके अंदर आता है हमारा यूजर एक्सपीरियंस, उसके अंदर आता है हमारा यूआई। तो यूजर एक्सपीरियंस जो है वो यूआई से काफी ज्यादा है, मतलब कि जब भी आप लोग प्रोडक्ट बनाओगे तो आपको यूजर एक्सपीरियंस को ज्यादा ध्यान देना है यूआई से। अब कस्टमर एक्सपीरियंस के अंदर क्या क्या आता है वो सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। कस्टमर सर्विस, ऑफिस एंड स्टोर, नॉन डिजिटल प्रोडक्ट एंड सर्विस, ब्रांड स्ट्रेटजी, मार्केटिंग स्ट्रेटजी, सेल्स स्ट्रेटजी, सब कुछ आता है। यूएक्स के अंदर आपको कंटेंट स्ट्रेटजी, इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर, और यूआई के अंदर मोशन डिजाइन, विजुअल डिजाइन, इंटरेक्शन डिजाइन, ये सब आता है। और ये सब कुछ हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे अगले स्लाइड में। अब ये तो था ओवरऑल यूजर एक्सपीरियंस, यूजर इंटरफेस होता क्या है। अब मेन वेबसाइट के अंदर यूजर एक्सपीरियंस कैसे काम करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक वेबसाइट बना हुआ है जो कि किसी एयरलाइंस कंपनी का वेबसाइट है। इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक में आप लोग को यूआई दिख रहा है, आप लोग को यहाँ पे नैव बार दिख रहा है, कलर दिख रहा है, ब्लू कलर, काफी सुंदर सा कलर है। इसके पीछे इमेज डाला हुआ है, टेक्स्ट है, यहाँ पे कुछ आइकॉन्स बना हुआ है, और काफी अच्छी तरीके से सुंदर सा वेबसाइट यहाँ पे बना हुआ है। लेकिन यूजर एक्सपीरियंस क्या होता है? यूजर एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे दिख रहा है। इसका लेआउट कैसा होगा, कौन सा बटन कहाँ पे होगा जिससे यूज़र को जल्दी मिल जाए। अगर आप किसी एप्लीकेशन को यूज़ करते हो, सपोज आप लोग किसी ई कॉमर्स ऐप को यूज़ कर रहे हो, आप लोग ने कोई प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट किया, बाद में जब आप लोग इस एप्लीकेशन को विजिट कर रहे हो आपको दिख ही नहीं रहा है कि ऐड टू कार्ट का बटन, जिस प्रोडक्ट को आपने कार्ट में ऐड किया था वो प्रोडक्ट गया कहाँ। अगर आपको वो चीज़ नहीं दिख रहा है तो वो है एक बैड यूज़र एक्सपीरियंस। तो यूज़र एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए किसी भी प्रोडक्ट को डिजाइन किया जाता है। अगर कोई भी यूज़र किसी भी प्रोडक्ट पे आ रहा है तो कौन सा बटन, कौन सा टेक्स्ट को कहाँ प्लेस किया जाए जिससे यूज़र को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखा
जाता है यूएक्स में। अब इसमें क्या क्या आता है वो आप लोग डिटेल में यहाँ पे देख सकते हो। यूआई के अंदर होता है आपका लेआउट मतलब यहाँ पे हमारा टेक्स्ट है, उसके नीचे सब टेक्स्ट है, उसके नीचे आइकॉन है, फिर किस तरीके से सारा चीज़ ऑर्गेनाइज है उसको हम लोग लेआउट बोलते हैं। फिर आता है हमारा ब्रांडिंग क्या होता है, किसी भी कंपनी को आप लोग देख लीजिए, जैसे कि इंडिगो एक काफ़ी अच्छा एयरलाइंस कंपनी है। इंडिगो का जो आप लोग फॉन्ट देखोगे, कि भी आप लोग कोई भी आप लोग कलर वगैरह देखोगे, वो सब ब्रांडिंग कलर है, ब्रांडिंग डिसाइड किया गया है। इंडिगो का वेबसाइट पे जो कलर आप लोग दिख रहा है, जो फॉन्ट आपको इंडिगो का वेबसाइट पे दिख रहा है, वो सेम फॉन्ट आप लोग, वही सेम फॉन्ट, वही सेम स्टाइल आप लोग को इंडिगो के ऐप पे दिखने को मिलेगा। जब आप लोग फ्लाइट पे बोर्ड करोगे तो फ्लाइट पे जो लिखा रहेगा इंडिगो, वो भी सेम फॉन्ट पे रहेगा। तो वो सब ब्रांडिंग होता है, जो एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हुए ब्रांडिंग किया जाता है, जिससे काफ़ी ट्रस्ट बिल्ड होता है। उसके बाद आता है हमारा कलर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप लोग कोई भी ऐसे पेमेंट वगैरह का ऐप देखते हो, जैसे कि हमारा SBI हुआ, पेटीएम हुआ, या फिर कोई भी ऐप जो रेजर पे, इस टाइप का जो पेमेंट्स का जो ऐप होता है, वो मैक्सिमम आप लोगों को ब्लू कलर का मिलेगा, क्योंकि ब्लू कलर डिनोट करता है सेफ्टी, सिक्योरिटी। तो जिस भी चीज़ में सेफ्टी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसमें हमेशा ब्लू कलर यूज़ किया जाता है। ज़रूरी नहीं है ऐसा, लेकिन बाय डिफॉल्ट उसमें ब्लू यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारा जो ऐप होता है या गेम्स वगैरह होता है, जो बच्चों के लिए डिज़ाइन किया जाता है, उसको काफ़ी कलरफुल बनाया जाता है, जिससे बच्चे लोग देख के अट्रैक्ट होते हैं कलरफुल चीज़ों से। तो जो भी हमारा टारगेट ऑडियंस होता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग कलर डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा टाइपोग्राफी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर कोई चीज़ है जो काफ़ी रीडेबल होना चाहिए, तो उसको हम लोग काफ़ी क्लियर टाइप फेस से लिखते हैं, और अगर कोई चीज़ हमारा लोगो है या स्टाइल है, तो उसको हम लोग अलग टाइप फेस से लिखते हैं। तो यूआई बनाने से पहले आप लोग अपने टाइप फेसेस को डिसाइड कर लेना होता है। आइकोनोग्राफी क्या होता है, यहाँ पर आप लोग देख रहे हो, यहाँ पे सी पे एक आइकॉन लगा हुआ है, सी का, लैंड पे लैंड का आइकॉन लगा हुआ है, एयर पे एयर का आइकॉन लगा हुआ है, और भी कई जगह पे आप लोग आइकॉन देखते हो। डिलीट की जगह वहाँ पे डस्टबिन का आइकॉन रहता है, कहीं पे ऐड टू कार्ट की जगह से वो जो कार्ट का ट्रॉली रहता है उसका आइकॉन रहता है। तो आइकॉन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कई जगहों पे टेक्स्ट से बेटर आइकॉन यूज करना होता है। तो ये था हमारा यूआई के अंदर क्या क्या चीज आता है। यूएक्स के अंदर क्या आता है, यूएस स्ट्रेटेजी, यूजर इंटरफेस स्ट्रेटेजी का मतलब होता है कि आप लोग जो वेबसाइट बनाओगे उसमें क्या क्या स्ट्रेटेजी आप लोग यूज करोगे, किस तरीके से आप लोग यूजर के प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। कोई अगर यूजर आपके एप्लीकेशन पे आ रहा है, तो ऑब्वियसली अपने प्रॉब्लम को सोल्यूशन के लिए आ रहा है, तो वो किस तरीके से आप लोग उसके प्रॉब्लम को समझोगे और सॉल्व करोगे। फॉर एग्जाम्पल, ब्लिंकिट एक ऐप है जो कि बहुत ही जल्दी कोई भी सामान को डिलीवर कर देता है। अब ब्लिंकिट पे जो भी यूजर आ रहा है, वो कैसा यूजर आ रहा है, वो आपको तो समझना होगा। ब्लिंकिट पे जो यूजर्स आते हैं, वो हमेशा डे टू डे लाइफ वाली चीज़ें ही खरीदते हैं। तो आपका जो वेबसाइट या ऐप रहेगा, उसमें जो डे टू डे चीज़ वाली जो चीज़ है, वो सब कुछ आपको पहले डालना रहता है। जैसे हमारा नमक, चाय पत्ती, डिटर्जेंट, ये सब चीज़ जो हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, वो सब चीज़ ज़्यादा लोग ऑर्डर करते हैं ब्लिंकिट से। तो इस तरीके से हम लोग स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि कौन सा चीज़ यूज़र को दिखाया जाए। ये सारी जो स्ट्रैटेजी होती है, उसको हम लोग यूएक्स स्ट्रैटेजी में बनाते हैं। फिर आता है हमारा यूजर पर्सोना। अब यूजर पर्सोना क्या होता है, बाय द वे यूजर पर्सोना के बारे में डिटेल में इसी स्लाइड के अंदर आप लोग को मिलेगा। तो इसी कोर्स में हम लोग डिटेल में यूजर पर्सोना के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा भी अलग टाइप के यूजर के पर्सोना। तो यूजर पर्सोना में हम लोग एज्यूम करते हैं कि एक यूजर है, उसको लाइफ में ये प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग एप्लीकेशन डिजाइन करते हैं। तो यूजर पर्सोना में हम लोग डेमो यूजर भी ले सकते हैं या फिर रियल यूजर भी ले सकते हैं, और उसमें हम लोग डिफाइन करते हैं कि यूज़र का एज क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका एम क्या है, और उसका गोल क्या है, वो हमारे एप्लीकेशन से क्या चीज़ चाह रहा है। तो उसको हम लोग यूज़र पर्सोना में डिफाइन करते हैं। देन आता है हमारा स्ट्रक्चर। वेबसाइट का स्ट्रक्चर कैसा होगा, सबसे पहले होम पेज क्या दिखाएंगे हम लोग होम पेज में, फिर उसके बाद क्या दिखाएंगे, फिर लॉगिन साइन अप करने के बाद कौन सा पेज आएगा, ये सब कुछ हमारे स्ट्रक्चर के अंदर आता है। देन आता है हमारा वायरफ्रेम। वायरफ्रेम क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में इसी कोर्स में अवेलेबल है। वायरफ्रेम होता है जो वेबसाइट बनाने से पहले जो हम लोग प्लानिंग करते हैं, उसको वायरफ्रेम बोलते हैं। और भी डिटेल में इसी कोर्स में आगे हम लोग बात करने जा रहे हैं। फिर हम आता है हमारा यूजेबिलिटी टेस्टिंग। जब हमारा एप्लीकेशन रेडी हो जाता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है एप्लीकेशन की हम लोग को नहीं, यूज़र को पसंद आना चाहिए। अगर जो भी कस्टमर है या जो भी यूज़र है, अगर उसको आपका एप्लीकेशन पसंद नहीं आ रहा है, तो आपका एप्लीकेशन किसी काम का नहीं है। तो हम लोग टेस्टिंग करते हैं यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर किसी यूज़र को हम लोग हायर करते हैं और उससे हम लोग टेस्टिंग करवाते हैं। तो ये सारा चीज़ हमारे यूएक्स के अंदर आता है। अब और भी यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे दी गई है, आप लोग इसको भी देख सकते हो, इसको नोट डाउन कर सकते हो। ये सब चीज़ को भी आप लोग नोट डाउन कर सकते हो। यूआई के अंदर क्या क्या चीज़ आता है, यूएक्स के अंदर क्या क्या चीज़ आता है, यूज़र स्टोरी, यूज़र रिसर्च, इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर, वायरफ्रेम प्रोटोटाइप, इंटरेक्शन डिजाइन, ये सब कुछ मैं और भी डिटेल में हम लोग कवर करने जा रहे हैं। अभी हम लोग ऊपर से देख ले रहे हैं कि यूआई यूएक्स में डिफरेंस क्या होता है। फिर एक एक चीज़ को लेकर हम लोग यूएक्स के अंदर काफ़ी डिटेल में बात करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी है कि यूआई के अंदर क्या आता है, यूएक्स के अंदर क्या आता है। यूआई के अंदर आप लोग देख सकते हो लेआउट आ रहा है, कलर्स आ रहा है, सो हमारा टाइपोग्राफी आ रहा है, ये सब आ रहा है। यूएक्स के अंदर क्या आ रहा है, रिसर्च आ रहा है, रिसर्च, डॉक्यूमेंटेशन, हमारा साइट मैप, यूज़र फ्लो, ये सब चीज़ें आती है यूएक्स के अंदर। और यहाँ पे आप लोग क्लियरली देख सकते हो दोनों में क्या डिफरेंस है।
आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि यूज़र इंटरफेस में क्या क्या चीज़ आता है और यूज़र एक्सपीरियंस में क्या क्या चीज़ आता है। दोनों में मेन डिफरेंस क्या होता है वो आप लोग समझ गए होंगे। अब बात करते हैं यूज़र एक्सपीरियंस के बारे में। यूज़र एक्सपीरियंस होता क्या है? तो यूज़र एक्सपीरियंस क्या होता है, इसका एक शॉर्ट सा डेफिनेशन दिया हुआ है। अगर आपसे कोई इंटरव्यू वगैरह में पूछे तो आप लोग ये डेफिनेशन बोल सकते हो, और ऐसे आप लोग को पता होना चाहिए यूज़र एक्सपीरियंस क्या है, वो मैंने आपको बता दिया। अब इसको थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं। तो व्हाट इज यूएक्स डिज़ाइन? अब यूएक्स डिज़ाइन क्या होता है? ह्यूमन फर्स्ट अप्रोच टू प्रोडक्ट डिज़ाइन, मतलब कि जो भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं वो उसको यूज़ कौन करेगा? इंसान लोग यूज़ करेंगे, पता ह्यूमन यूज़ करेंगे। तो आपको यूज़र को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन को बनाना होता है। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आपको नहीं करना होता है, काफ़ी सिंपल में। अगर आप लोग कोई ऐसा एप्लीकेशन बना रहे हो जिसको सभी एज ग्रुप के लोग यूज़ करने वाले हैं, तो वो हमेशा सिंपल होना चाहिए, जिससे हर कोई उसको समझ पाए। छोटा बच्चा भी समझ पाए, और कोई अगर ओल्ड पर्सन है, काफ़ी ज़्यादा एजड पर्सन है, वो भी उसको बहुत ईजिली समझ पाए। फॉर एग्जाम्पल व्हाट्सअप को तो हम सभी लोग यूज़ करते हैं, छोटे बच्चे लोग भी यूज़ करते हैं और बड़े एल्डर लोग भी यूज़ करते हैं। लेकिन रिसेंटली व्हाट्सअप ने एक नया अपडेट लाया था जिसमें उन लोग ने एक नेविगेशन बार ले आया था और कुछ लेआउट वगैरह चेंज कर दिया था व्हाट्सअप का। अब इससे हमारे मम्मी लोग को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगा व्हाट्सअप यूज़ करने में, क्योंकि उनको समझ में नहीं आने लगा कहाँ पे क्या क्लिक करना है। काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन उन लोगों ने डाल दिया व्हाट्सअप पे। व्हाट्सअप का स्टेटस जो नीचे आता था वो ऊपर आने लग गया। उसमें एक चैनल भी ऐड हो गया जो कि नॉर्मल लोगों के लिए ठीक है, हम लोग तो समझ जाएंगे, लेकिन जो बुजुर्ग लोग हैं, जो ओल्ड मैन है, उन लोग को तो समझ में नहीं आता। तो व्हाट्सअप उन लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, जो कि पहले काफ़ी अच्छा था। बाय द वे मैं रेकमेंड करूँगा व्हाट्सअप को कि व्हाट्सअप जो है उसमें एक ऐसा फीचर होना चाहिए, सिंपल मोड। जब हम लोग सिंपल मोड को ऑन करें तो जो एल्डर पर्सन लोग हैं, जो लोग टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा फेमिलियर नहीं है, उन लोग के लिए एक लाइट मोड लाना चाहिए व्हाट्सअप को, या फिर सिंपल मोड, जिसको ऑन करने के बाद जो एक्स्ट्रा ऑप्शन है, चैनल्स वगैरह जो है व्हाट्सअप पे, वो सब कुछ हाइड हो जाए। जो लोग बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करते, उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था यूज टू होने में व्हाट्सअप से, जो नए अपडेट के बाद। तो मेरे नज़र में ये एक बैड यूज़र एक्सपीरियंस है। ये अपडेट धीरे धीरे आना चाहिए, या फिर एक ऑप्शन देना चाहिए पुराने वर्जन में स्विच होने के लिए, क्योंकि हर कोई को अपडेट नहीं चाहिए। वो हर लोग के लिए, हम लोग के लिए तो चल जाता है, लेकिन जो एल्डर लोग हैं उन लोग के लिए ये अपडेट बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं है, और उनको काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग करता है ये चीज़। तो एप्लीकेशन बनाने से पहले आप लोगों को हर एक एज ग्रुप को फोकस करना चाहिए। अगर आपका प्रोडक्ट जनरल प्रोडक्ट है तो आपको हर टाइप के यूज़र को ध्यान में रखते हुए बनाना चाहिए। देन यहाँ पे और भी कुछ चीज़ें लिखा हुआ है कि आपको यूज़र के पेन पॉइंट को समझना चाहिए, यूज़र का क्या प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना चाहिए अपने प्रोडक्ट से। फिर आपको रिसर्च करना चाहिए, और जो भी यूज़र हमारा इनकाउंटर करते हैं प्रॉब्लम को डेली लाइफ में, उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना चाहिए। अब नेक्स्ट है हमारा यूज़र एक्सपीरियंस का कुछ और बातें, कि कौन कौन से स्किल्स आप लोगों को चाहिए होते हैं यूएक्स डिज़ाइनर बनने के लिए। और ये सिर्फ यूएक्स डिज़ाइनर है, यूआई यूएक्स डिज़ाइनर नहीं है। तो यूएक्स डिज़ाइनर बनने के लिए, स्पेशली यूएक्स के लिए आपको क्या क्या स्किल्स चाहिए, वो सब कुछ यहाँ पे मेंशन है। और यूएक्स डिज़ाइनर एक्चुअली करते क्या है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा और रीड डेफिनेटली कर लीजिएगा इसको एक बार। तो यहाँ पे पूरा लिस्ट दिया हुआ है कि क्या क्या आपको सीखना होता है यूएक्स सीखने के लिए। तो ये सब कुछ आपका, तो ये सारी स्किल्स आपके पास होना ही चाहिए अगर आपको यूआई और यूएक्स डिज़ाइनर दोनों बनना है तो। और यूएक्स डिज़ाइनर का मेन काम क्या होता है, वो ये सब होता है। अब ना जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है उसमें यूआई डिज़ाइनर अलग होता है, यूएक्स डिज़ाइनर अलग होता है। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि आप लोग सिर्फ यूआई डिज़ाइनिंग करो, आप लोग को यूआई यूएक्स दोनों करना होता है, क्योंकि यूआई डिज़ाइनर के पास भी यूएक्स का नॉलेज होना चाहिए। हो सकता है वो यूएक्स वाला काम ना करता हो, लेकिन फिर भी उसके पास यूएक्स का नॉलेज होना ही चाहिए। और अगर आप लोग कोई स्टार्टअप पे जाओगे या छोटे कंपनी में जाओगे तो वहाँ पे यूआई यूएक्स डिज़ाइनर दोनों एक ही बंदा कर रहा होता है, तो आप तो दोनों चीज़ आना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी तक आप लोग को बहुत कुछ यूएक्स डिज़ाइन के बारे में सीखने को मिला होगा, और भी हम लोग सीखने वाले हैं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा कि आपको ये वीडियो में मजा आ रहा है। और चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा यूएक्स क्यों इंपॉर्टेंट है उसके बारे में यहाँ पे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो यूएक्स क्यों इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हम लोग मेन चीज़ के बारे में बात करते हैं, यूएक्स के टर्मिनोलॉजी के बारे में। तो ये जो आप देख रहे हो ये पेज, ये सबसे इंपॉर्टेंट पेज है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका नोट्स बना लीजिए, जब फिर इसको डेफिनेटली आपके पास होना ही चाहिए ये चीज़। और जब भी आप लोग इंटरव्यू देने जाओ, इसको आपको पढ़ के जाना है, इसको समझ के जाना है। अगर आप यूआई यूएक्स के इंटरव्यू में जा रहे हो तो ये सब चीज़ आपको पता होना ही चाहिए अच्छे से। सबसे पहले यूएक्स में बहुत सारी चीज़ आता है, जैसे कि रिसर्च एंड प्लानिंग। अब रिसर्च एंड प्लानिंग के अंदर क्या क्या आता है, यूजर रिसर्च, यूजर पर्सोना, यूजर जर्नी, प्रोजेक्ट गोल एंड ऑब्जेक्टिव, और भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ मैंने लिख रखा है। ये सब कुछ का आप लोग को ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे कि इस पेज के स्क्रीनशॉट आप लोग डेफिनेटली रख लीजिएगा। अब यहाँ पे एक और चीज़, यहाँ पे बहुत सारे टूल्स यहाँ पे मेंशन है। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा टूल्स को एक्सप्लोर करने में इंटरेस्ट रखते हो तो आप लोग ये सारे टूल्स को एक्सप्लोर कीजिएगा। लेकिन अगर आप लोग इतने सारे टूल्स नहीं सीखना चाहते हो तो आप सिर्फ फिग्मा से ही आपका ये सब चीज़ हो जाएगा। यहाँ पे बस ऑप्शनल दिया हुआ है कि अगर फिग्मा नहीं तो ये से भी आप लोग कर सकते हो।
बट ये सारी चीज़ फिग्मा के अंदर आप लोग आराम से कर सकते हो। और यहाँ पे जितने भी चीज़ है, यूजर रिसर्च, यूजर पर्सोना, यूजर जर्नी, कंपटीटर एनालिसिस, प्रोजेक्ट गोल एंड ऑब्जेक्टिव, अब ये सब के बारे में मैं आपको कुछ कुछ बता देता हूँ। सारे तो इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। यूजर रिसर्च, यूजर रिसर्च में हम लोग क्या करते हैं, यूजर के बारे में रिसर्च करते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट है, जो यूजर होंगे, जो कस्टमर होंगे, वो किस तरीके के होंगे, उनका माइंडसेट क्या होगा, वो किस पर्पज़ के लिए हमारे ऐप को यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई गेमिंग का ऐप है, किसी भी गेमिंग का ऐप है, तो उसमें जो हमारा टारगेट यूज़र होता है, जैसे कि फ्री फायर, पबजी, ये सब है, हमारा टारगेट यूज़र कौन होता है, टीनेजर्स होते हैं, या फिर जो लोग 13 से 20 साल या 25 साल के अंदर है वो लोग खेलते हैं। तो हम लोग जब इस गेम को डिज़ाइन करेंगे तो उसी टाइप से डिज़ाइन करेंगे। अब यूज़र पर्सोना क्या होता है, यूज़र पर्सोना में हम लोग एक प्रोफाइल बनाते हैं जिसमें हम लोग यूज़र के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं। ये यूज़र पर्सोना एक इमेजिनरी यूज़र भी हो सकता है या फिर एक रियल यूज़र भी हो सकता है। उसके एम्स हम लोग लिखते हैं, उसके फ्रस्ट्रेशन हम लोग लिखते हैं। यूज़र पर्सोना में बेसिकली हम लोग प्रोफाइल बनाते हैं, उसके पेन पॉइंट्स वगैरह हम लोग डिस्क्राइब करते हैं। अब यूज़र पर्सोना हम लोग ने और भी डिटेल में आने वाली स्लाइड्स में कवर कर रखा है, तो वो आपको मिल जाएगा। उसके बाद आता है हमारा यूज़र जर्नी। यूज़र जर्नी होता है कि किस तरीके से यूज़र हमारे एप्लीकेशन को यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग ई कॉमर्स एप्लीकेशन बना रहे हैं तो हमारे यूज़र का जर्नी कैसा रहेगा, वो एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, उनको जो प्रोडक्ट चाहिए उसको सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद उसमें से कोई एक प्रोडक्ट को चूज़ करेंगे, चूज़ करने के बाद उसको ऐड टू कार्ट करेंगे, ऐड टू कार्ट करने के बाद उसको फिर बाय नाउ करेंगे, बाय नाउ करने के बाद उसमें डिटेल्स डालेंगे, डिटेल्स डालने के बाद फिर एड्रेस वगैरह डालेंगे, फिर अपना ऑर्डर प्लेस कर देंगे। तो ये जो पूरा जर्नी है इसको हम लोग बोलते हैं यूज़र जर्नी। हर एक ऐप का अलग अलग यूज़र जर्नी होता है, तो ये सब यूज़र जर्नी को हम लोग को डिफाइन करना रहता है। ऐप डिजाइन करने से पहले हम लोग को यूज़र जर्नी को डिस्क्राइब करके रखना रहता है, किस तरीके से हमारे यूज़र का जर्नी रहेगा। और कंपटीटर एनालिसिस, अगर आप लोग कोई ऐप बना रहे हो, जैसे कि ई कॉमर्स ऐप बना रहे हो, तो ई कॉमर्स में अमेजोन, फ्लिपकार्ट ऑलरेडी आपके कंपटीटर है, तो आप लोग थोड़ा सा एनालिसिस करोगे तो अमेजोन जो इतना पॉपुलर है वो किस तरीके से पॉपुलर है, उसके ऐप में ऐसा क्या है जो उसको इतना पॉपुलर बनाया है। तो ये सब कुछ आपको एनालिसिस करना होगा कि किस तरीके से उन लोगों ने किया, आपको किस तरीके से करना है। फ्लिपकार्ट को आप लोग लीजिए, फ्लिपकार्ट को देखिए किस तरीके से फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन बना हुआ है। जो भी आपका कंपटीटर है, जब आप लोग उसको एनालाइज करोगे, देखोगे कि उन लोग ने कैसे किया है, तो आप लोग का जो आपका प्रोडक्ट होगा वो डेफिनेटली बेटर बन के निकलेगा उन लोग से। तो अपने कंपटीटर को समझना, देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है प्रोजेक्ट गोल एंड ऑब्जेक्टिव। जब आप लोग किसी भी कंपनी में काम करोगे तो अगर कोई कंपनी, सपोज कोई एजेंसी है, एजेंसी का वेबसाइट है, तो उसका गोल क्या है, क्लाइंट लाना। तो आपका जो वेबसाइट या ऐप का जो मेन गोल रहेगा वो क्लाइंट को अट्रैक्ट करना रहेगा, तो वो हुआ आपका मेन गोल। इस तरीके से जो आपका गोल रहेगा, रिक्वायरमेंट रहेगा, उसको आपको पहले ही लिख देना है। ये सब जो चीज़ है ये आपको डिज़ाइन बनाने से पहले कर लेना होता है। उसके बाद जब आपका ये सब डेटा कलेक्ट हो जाएगा, फिर आपको डिज़ाइन पे जंप करना है, वहाँ पे आपको डिज़ाइनिंग स्टार्ट करना है। फिर आता है हमारा डिज़ाइन प्रिंसिपल, जिसमें हमारा यूजर सेंट्रल डिज़ाइन होता है। प्रायोरिटाइज यूजर नीड, यूजर का क्या नीड है उसको प्रायोरिटाइज करना है, कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन सा लेस इंपॉर्टेंट है, वो सब कुछ आपको मेंटेन करना होता है वहाँ पे। एक्सेसिबिलिटी, कंसिस्टेंसी, ये सब कुछ आप लोग को ध्यान में रखते हुए यूजर को डिज़ाइन करना होता है। बाय द वे जो डिज़ाइन प्रिंसिपल है ये हमारा यूआई के अंदर आता है, और ये जो कोर्स जो मैं बना रहा हूँ ये यूएक्स का कोर्स है, इसको मैं आने वाले अगले कोर्स में कवर करूँगा। अगर आप लोग को यूआई का कोर्स चाहिए तो आप लोग कमेंट कर दीजिए, मैं इसी तरीके एक डिटेल कोर्स यूआई से रिलेटेड बताऊँगा, जिसमें मैं ये सब कुछ आप लोग को डिटेल में बताऊँगा। यूजर सेंट्रल डिज़ाइन होता क्या है, फीडबैक क्या होता है, कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करना है, फीडबैक से किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को इंप्रूव करना है, ये सब कुछ मैं आप लोग को यूआई डिज़ाइन के कोर्स में बताऊँगा। ये हमारा यूएक्स का कोर्स है। इसके बाद आता है कोई इंटरेक्शन डिज़ाइन, जिसमें हम लोग वायर फ्रेमिंग, प्रोटोटाइपिंग करते हैं, इंटरेक्शन पैटर्न बनाते हैं, फीडबैक करते हैं, एरर से हम लोग प्रिवेंट करते हैं अपने डिज़ाइन को, और ये बहुत कुछ। और उसके बाद आता है हमारा विजुअल डिज़ाइन। विजुअल डिज़ाइन में क्या क्या होता है, आइकॉन, टाइपोग्राफी, कलर थ्योरी, ये सब कुछ को मैंने एक लाइन में बहुत ही छोटा सा डिस्क्राइब कर रखा है। ये सब डिटेल में हम लोग यूआई वाले कोर्स में करेंगे। फिर आता है हमारा यूजेबिलिटी टेस्टिंग। एक बार हमारा ऐप बन गया, अब उस ऐप को हम लोग टेस्टिंग करवाते हैं, यूज़र को बुलाते हैं, उसको ऐप देते हैं, और फिर हम लोग नोट करते हैं कि यूज़र को क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है उसमें। फिर जो प्रॉब्लम होता है यूज़र को उस ऐप को यूज़ करने में, तो उसके बाद हम लोग उसको इंप्रूव करते हैं। अब प्रॉब्लम कैसा होता है, जैसे कि सपोज आप लोग कोई स्पॉटिफाई यूज़ कर रहे हो, स्पॉटिफाई में आप लोग इंग्लिश गाना सुनते हो, आपको इंग्लिश गाना बहुत पसंद है। अब जब आप लोग इंग्लिश गाना एक बार सुन रहे हो तो आपको फिर नेक्स्ट गाना इंग्लिश ही चाहिए। अगर आप जैसे कोई एक टेलर स्विफ्ट का गाना सुन लेते हो तो उसका एल्गोरिथम ऐसे बनाया हो रहता है कि आप ऑटोमेटिकली स्पॉटिफाई आपको अलग अलग, उसके बाद स्पॉटिफाई ऑटोमेटिकली आपको टेलर स्विफ्ट का अलग गाना रिकमेंड करने लग जाएगा। ये हमारे यूजर एक्सपीरियंस को इंप्रूव करने के लिए होता है। बाय द वे ये सब चीज़ हम लोग नहीं करते, ये हमारा डेवलपर, बैकएंड इंजीनियर जो होता है वो लोग करते हैं। लेकिन ऐसा होगा, ऐसा प्रोसेस होगा, वो सब ये सब कुछ यूएक्स डिजाइनर डिस्क्राइब करता है।
टेस्टिंग के अंदर यूजेबिलिटी टेस्टिंग, यूजर टेस्टिंग और भी अलग टाइप का टेस्टिंग आता है जो सब कुछ यहाँ पे मेंशन है। और भी टेस्टिंग होता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा यूजफुल, ऐसे तो और भी बहुत सारे टर्म्स होते हैं यूएक्स में, लेकिन जो सबसे ज़्यादा यूजफुल टर्म्स है, जो सबसे ज़्यादा होता है इंडस्ट्री में, वो सब कुछ मैंने यहाँ पर लिख रखा है। फिर आता है हमारा इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर। इसको हम लोग डिटेल में आने वाले पीपीटी में कवर करेंगे इसी कोर्स में, जिसमें हम लोग ये सब कुछ कवर करेंगे। देन आता है हमारा टूल्स एंड सॉफ्टवेयर। टूल्स एंड सॉफ्टवेयर में 3-4 सॉफ्टवेयर आप लोगों को सीखना होगा। सबसे पहले फिग्मा आप लोग सीख लीजिए। एडोब एक्सडी थोड़ा कम यूज होता है, ये ऑप्शनल है, आप लोग सीख भी सकते हो, नहीं भी सीखोगे तब भी चल जाएगा, लेकिन सीख लोगे थोड़ा बेटर रहेगा। देन आता है हमारा फोटोशॉप आप लोग अगर सीख लेते हो तो काफ़ी बेटर रहेगा। देन आता है हमारा इलस्ट्रेटर। कई बार आपको अपने यूआई डिजाइन में इलस्ट्रेशन डालना होता है, बहुत सारे आइकॉन वगैरह आपको खुद से बनाने रहते हैं, तो उस टाइम पे अगर आपके पास इलस्ट्रेटर का नॉलेज होगा तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। बाय द वे, इलस्ट्रेटर आपका यूआई डिजाइन में कोई काम नहीं आएगा। कभी कभी कोई इलस्ट्रेशन बनाने में, कोई आइकॉन बनाने में हमारा इलस्ट्रेटर काम आता है, तो इलस्ट्रेटर आप अगर सीख के रखोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगा। तो आप लोग क्या क्या सीखना है, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, एडोब एक्सडी, फिग्मा, ये 4 टूल आप लोग को सीख के रखना है। और इसी कोर्स में मैं आपको ये बताऊंगा और क्या क्या टूल्स आप लोगों को सीखना होगा, तो डिटेल में हम लोग बताएंगे ये सब चीज़ के बारे में। अभी ये बस ओवरव्यू है, ये एक समरी है, यहाँ पर देख सकते हो समरी, मैं आपको सब चीज़ का समरी दे रहा हूँ, डिटेल में कवर होगा इसी वीडियो में। नेक्स्ट आता है हमारा यूआई यूएक्स का प्रोसेस। यूआई यूएक्स का प्रोसेस क्या होता है, एम्पैथाइज, डिफाइन, आइडिएट, प्रोटोटाइप, टेस्ट, इंटरेट। तो ये सब कुछ हम लोग और डिटेल में कवर करेंगे। इसके बाद हम लोग यूएक्स डिजाइन प्रोसेस को डिटेल में देखने जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब आता है हमारा यूएक्स डिजाइन प्रोसेस। यूएक्स डिजाइन का प्रोसेस क्या होता है, अगर आप लोग किसी कंपनी में स्टार्टअप पे या खुद की स्टार्टअप पे काम कर एज ए यूआई यूएक्स डिजाइनर, तो हमारा यूएक्स डिजाइन का प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। तो हमारा जो मेन प्रोसेस होता है वो ये होता है। अब ये जो प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही शॉर्ट में बता रहा हूँ, इसका डिटेल प्रोसेस भी है, पहले शॉर्ट प्रोसेस समझ लीजिए। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डिस्कवर करते हैं। सबसे पहले आप लोग को टास्क मिलेगा कि हमें एक ई कॉमर्स ऐप बनाना है, तो आप क्या करोगे, आप लोग डिस्कवर करोगे अच्छा ये ई कॉमर्स ऐप होता क्या है। आप लोग गूगल करोगे, सर्च करोगे ई कॉमर्स ऐप क्या होता है, कैसा होता है, दिखता कैसे है, वेबसाइट पे जाओगे, अलग अलग ई कॉमर्स ऐप को आप लोग यूज़ करोगे। तो ई कॉमर्स ऐप होता क्या है वो आपको पहले पता होना चाहिए ई कॉमर्स ऐप बनाने से पहले। तो इसको हम लोग बोलते हैं डिस्कवर। डिस्कवर करने के बाद आप लोग डिफाइन करोगे। क्या डिफाइन करोगे कि आपका जो ई कॉमर्स ऐप होगा उसमें आप लोग क्या क्या फीचर्स डालोगे, क्या क्या चीज़ उसमें रहेगा, कौन कौन सा पेजेस रहेगा, वो आप लोग डिफाइन करोगे। अभी आप लोग डिफाइन कैसे करोगे, आप लोग जब अलग अलग ई कॉमर्स ऐप को यूज़ करोगे, जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, मीशो और जितने भी ई कॉमर्स ऐप है आप लोग सब यूज़ कीजिए। सब यूज़ करने के बाद आप लोग के पास एक अच्छा आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन सा फीचर्स मिंत्रा में बहुत अच्छा है, कौन कौन सा फीचर्स मीशो में आप लोग को कुछ अच्छा लगेगा, कुछ कुछ फीचर्स आप लोग को फ्लिपकार्ट का अच्छा लगेगा। तो आप लोग सब फीचर्स को कंबाइन करोगे, कुछ खुद से फीचर्स डालोगे, उसके बाद उसको डिफाइन करोगे अपने प्रोजेक्ट में। जो भी एप्लीकेशन आप लोग बना रहे हो उसमें आप लोग उसको डिफाइन करोगे। देन आता है हमारा आइट्रेट। आइट्रेट मतलब जब भी आप लोग किसी भी चीज़ को डिजाइन करते हो उससे पहले आप लोग पूरा आइडिया बनाते हो उसका, किस तरीके से सारा चीज़ होगा, ये सब कुछ को हम लोग आइट्रेट बोलते हैं। देन आता है हमारा आइडिएट। आइडिएट के अंदर हम लोग आइडिया बनाते हैं कि किस तरीके से हमारा प्रोडक्ट होगा, हमारा प्रोडक्ट किस तरीके से दिखेगा, कैसा हमारा होम पेज होगा, कैसा हमारा कार्ट पेज होगा, हमारा पेमेंट पेज कैसा दिखेगा, वो सब का हम लोग आइडिया बनाते हैं। आइडिया हम लोग कैसे बनाते हैं, वायर फ्रेम के थ्रू। हम लोग डिज़ाइन करने से पहले हम लोग वायर फ्रेम बनाते हैं, तो वायर फ्रेम में हम लोग अपने आइडियाज़ को वायर फ्रेम में लाइव करते हैं, फिर वायर फ्रेम को हम लोग अपने क्लाइंट को दिखाते हैं, या फिर अगर आप लोग अगर आपको जो कंपनी का मैनेजर रहेगा, प्रोडक्ट डिजाइनर रहेगा, जो सीनियर रहेगा आपसे, आप लोग अपने आइडिया को उसको दिखाओगे, अपने वायर फ्रेम को दिखाओगे। फिर जब आपको वहाँ से अप्रूवल मिल जाएगा फिर आप लोग डिजाइनिंग स्टार्ट करोगे। फिर आता है हमारा प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप में क्या होता है, जब आप लोग यूआई डिजाइनिंग कर लोगे फिर आपको प्रोटोटाइप करना होगा, सारे पेजेस को लिंक करना होगा। जैसे कि अगर कोई सेटिंग पर क्लिक करोगे तो सेटिंग ओपन होना चाहिए। सेटिंग ओपन कैसे होगा, प्रोटोटाइप करने से। ये चीज़ हमारा यूआई डिजाइन के अंदर आता है और ये फिग्मा पे होता है। फिग्मा पे आप लोग प्रोटोटाइपिंग कर सकते हो, और भी बहुत सारे टूल्स है प्रोटोटाइपिंग करने के लिए, लेकिन फिग्मा सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, सबसे ज़्यादा यूज होता है। और बाय द वे फिग्मा फ्री भी है, इसका पेड वर्जन भी आता है लेकिन फ्री वर्जन मोर देन एनफ है। इसके बाद आता है टेस्ट। टेस्टिंग सबसे इंपॉर्टेंट होता है। एक बार आपका ऐप रेडी हो गया फिर आप लोग टेस्ट करोगे। टेस्टिंग के लिए अलग टीम भी होती है, या फिर आप लोग खुद भी टेस्ट कर सकते हो। आप लोग अपने कलीग को दिखा सकते हो एप्लीकेशन को, वो लोग टेस्ट करते हैं कि एप्लीकेशन ठीक तरह से काम कर रहा है कि नहीं, आपका ने जो डिज़ाइन किया है वो ठीक से प्रोसेस हो रहा है कि नहीं, आपका डिज़ाइन से आपका गोल मीट हो रहा है कि नहीं, वो सब कुछ हम लोग डिफाइन करते हैं। देन हम लोग फिर से आइटरेट करते हैं। आइटरेट करने के बाद हम लोग अपने जो डिज़ाइन है उसको हम लोग डेवलपमेंट टीम को दे देते हैं। उसके बाद डेवलपमेंट टीम उस प्रोजेक्ट को लाइव करते हैं, उसका कोडिंग करते हैं,
उस पर बैकएंड लगाते हैं। जैसे कि अगर कोई ई कॉमर्स ऐप है, आपने तो ई कॉमर्स ऐप डिज़ाइन कर दिया, उसमें शर्ट वगैरह ये सब डाल दिया, ठीक है। अब जो ई कॉमर्स ऐप है वो ऐसे ही तो नहीं चलेगा, उसमें पेमेंट गेटवे लगाना होगा। किस तरीके से कोई पर्सन उसको पेमेंट करेगा, तो कुछ पेमेंट कंपनी के पास जाएगा, कुछ पेमेंट जो सेलर है उसके पास जाएगा, किस तरीके से वो प्रोडक्ट डिलीवर होगा, किसके पास मैसेज जाएगा, किस तरीके से प्रोडक्ट हमारा लिस्ट होगा, ये सब कुछ हमारा डेवलपर लोग करते हैं। तो जो आपका प्रोडक्ट होगा, जो आपका डिजाइन फाइल होगा, वो आप लोग डेवलपर को दे दोगे और फिर उनका काम स्टार्ट हो जाएगा। फिर जब उनका काम कंप्लीट हो जाएगा, जब आपका एप्लीकेशन या वेबसाइट डेवलप हो जाएगा, फिर हम लोग उसको करेंगे लॉन्च। लॉन्च करने के लिए हम लोग होस्टिंग लेते हैं, डोमेन खरीदते हैं, उसमें अपना वेबसाइट को लॉन्च करते हैं या होस्ट करते हैं, और जो हमारा एप्लीकेशन है उसको हम लोग गूगल प्ले स्टोर पर डालते हैं, एप्पल स्टोर पर डालते हैं। उसके बाद हमारा जो एप्लीकेशन है वो लॉन्च हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे पोस्ट लॉन्च है। पोस्ट लॉन्च मतलब अब लॉन्च होने के बाद ही जो एप्लीकेशन आप लोग जब एक बार लॉन्च कर देते हो तो आपका सेम एप्लीकेशन नहीं होता, उसमें बहुत सारे अपडेट आते रहते हैं हमेशा, और ये प्रोसेस चलते ही रहता है। मैं आपको एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल देता हूँ। फेसबुक जब बहुत ही नया नया आया था, आप लोग गूगल पे सर्च कीजिएगा, फेसबुक जब एकदम नया नया आया था तो उसका यूज़र इंटरफेस कैसा था और आज फेसबुक का यूज़र इंटरफेस कैसा है। आप लोग देखोगे कि धीरे धीरे किस तरीके से फेसबुक ने अपना यूज़र इंटरफेस को इम्प्रूव किया है। तो ये जो इंप्रूवमेंट है, डिज़ाइन इंप्रूवमेंट, ये हमेशा चलता रहता है लाइफ टाइम तक। जब तक कंपनी रहेगा, जब तक वो ऐप रहेगा, इंप्रूवमेंट चलता रहेगा, अपडेट उसमें आते रहेंगे, और ये सेम प्रोसेस दोबारा चलते रहता है। तो ये मैंने आप लोग को शॉर्ट में बता दिया यूएक्स डिज़ाइन प्रोसेस होता क्या है। अब इसको लॉन्ग में थोड़ा देखते हैं। तो लॉन्ग में देखने के लिए ये है हमारा। अब लॉन्ग में यूएक्स डिज़ाइन प्रोसेस कैसा होता है, उससे पहले एक और मैं आपको एक दिखाना चाहूँगा। ये बाय द वे इंटरेक्शन डिज़ाइन फाउंडेशन का एक चार्ट है, और इंटरेक्शन डिज़ाइन फाउंडेशन वर्ल्ड का सबसे बेस्ट रिसोर्स है यूएक्स डिज़ाइन के लिए। अगर आप लोग यूएक्स पढ़ना चाहते हो, यूएक्स डिज़ाइन के बारे में जानना चाहते हो, यूआई यूएक्स डिज़ाइन, प्रोडक्ट डिज़ाइन के बारे में आप लोग डिटेल में स्टडी करना चाहते हो, कुछ जानना चाहते हो, तो इंटरेक्शन डिज़ाइन फाउंडेशन करके एक कंपनी है, वो लोग काफ़ी कुछ पोस्ट करते रहते हैं अपने वेबसाइट पर, वहाँ जाकर आप लोग डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। बाय द वे ये वीडियो कोई प्रमोशन नहीं है, बस मेरे को अच्छा लगता है इसलिए मैंने प्रमोट कर दिया। अब डिज़ाइन थिंकिंग में क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व रहता है। एम्पैथाइज, डिफाइन, आइडिएट, प्रोटोटाइप, टेस्ट। एम्पैथाइज में हम लोग सोचते हैं कि यूज़र होगा कैसा, कौन हमारा यूज़र रहेगा, उसका प्रॉब्लम क्या आ रहा है, उसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे, वो सब कुछ हम लोग एम्पैथाइज में सोचते हैं। फिर हम लोग अपने प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं, आइडिएट करते हैं, उसके ऊपर सोचते हैं कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। देन हम लोग उसको डिज़ाइन करते हैं, प्रोटोटाइप बनाते हैं उसका, और फिर उसको टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के बाद हम उसको डिप्लॉय करते हैं। डिप्लॉय करने के बाद दोबारा हम लोग सेम काम करते हैं। कोई और नया प्रॉब्लम हम लोग देखा यूज़र का, फिर से उसको डिफाइन, प्रोटोटाइप, आइडिएट, ये सब कुछ करके फिर से टेस्ट करके उसको डिप्लॉय करेंगे। तो ये था हमारा डिज़ाइन थिंकिंग किस तरीके से होता है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, इसको ऐसा डायग्राम बना लीजिए आप लोग अपने कॉपी पे। अब हम लोग डिटेल स्टडी देखने जा रहे हैं। तो ये हमारा डिटेल प्रोसेस यूएक्स। तो यूएक्स डिज़ाइन का डिटेल प्रोसेस ये रहा हमारे पास। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एम्पैथाइज करते हैं, मतलब अंडरस्टैंड करते हैं। हम लोग समझते हैं यूज़र कौन है, देन हम लोग उसको डिफाइन करते हैं, यूज़र का डेफिनेशन हम लोग लिखते हैं, किस तरीके से हम लोग उसका प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आइडिएट करते हैं, प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं, किस तरीके से हम लोग एप्लीकेशन बनाएंगे, उसको क्या क्या उसमें फीचर्स रहेगा, ये सब कुछ हम लोग आइडिएट करते हैं। फिर हम लोग उसको डिज़ाइन करते हैं फिग्मा पे। सबसे पहले हम लोग वायरफ्रेम बनाते हैं, फिर हम लोग फिग्मा पर डिज़ाइन करते हैं, उसको प्रोटोटाइप करते हैं, उसको लिंक करते हैं सारे पेजेस को। फिर हम लोग उसको रिव्यू करते हैं। जो भी आपके सीनियर रहेंगे, आप लोग उनको डिज़ाइन सबमिट करोगे, वो लोग रिव्यू करेंगे। फिर डिज़ाइन में कुछ चेंजेस करना रहेगा, वो लोग फिर से आपको देंगे, फिर आप लोग चेंजेस करके फिर से रिव्यू करोगे। ये प्रोसेस आपका लंबा चलेगा। फिर जब आपका रिव्यू अप्रूव हो जाएगा, फिर उसको हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे कोड में, कोडिंग करेंगे उसका। कोडिंग करने के बाद फिर हम लोग उसको टेस्ट करेंगे और डिप्लॉय कर देंगे, और फिर दोबारा से सेम प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग देख रहे हो यहाँ पे एरो बना हुआ है, फिर दोबारा से हम लोग यही सब चीज़ करेंगे। तो ये जो चीज़ है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है यूएक्स डिज़ाइन। यूएक्स डिज़ाइन प्रोसेस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस चीज़ को आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, इसको नोट कर रखिए, इसको याद कर लीजिए। अब हो सकता है आप लोग को ये चीज़ क्लियरली नहीं दिख रहा होगा यूट्यूब पे, क्योंकि काफ़ी छोटे फॉन्ट में ये सब चीज़ लिखा हुआ है। तो मैं एक जूम वर्जन आप लोग को एक दिखा देता हूँ। तो जूम वर्जन इसका 50-50 करके रहेगा। तो ये रहा हमारा जूम वर्जन। यहाँ पे एम्पैथाइज के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, डिफाइन के बारे में यहाँ दिया हुआ है, आइडिएट यहाँ पे है, डिज़ाइन के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसको वीडियो को पॉज कीजिए, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। फिर हमारा दूसरा, जो कि ये है, उसके आगे का प्रोसेस जूम वर्जन में, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। अब ये जो चीज़ मैंने आपको दिखाया, ये काफ़ी ज़्यादा क्लटर लग रहा है, हो सकता है काफ़ी सारे लोग को कंफ्यूज हो जाए। तो एक सिंपल मैं आपको चीज़ दिखा देता हूँ। अगर आप सिंपलिसिटी पसंद करते हो तो ये एक सिंपल डायग्राम है, और ये जो डायग्राम मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वन ऑफ द बेस्ट डायग्राम है जिसको मैंने इंटरनेट पे देखा यूएक्स डिज़ाइन प्रोसेस को एक्सप्लेन करते हुए। इस डायग्राम को आप अपने कॉपी में डेफिनेटली बनाइए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको अच्छी जगह संभाल के रखिए। ये सबसे बेस्ट तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। अब बात करते हैं यूज़र रिसर्च के बारे में। मैं तब से यूज़र रिसर्च बोल रहा हूँ, लेकिन ये होता क्या है मैं आपको डिटेल में बताता हूँ।
तो आप लोग सबसे पहले ये डायग्राम देखिए, ये वाला डायग्राम। तो यहाँ पे एक लेडी है जो बैठ के पेपर में कुछ कर रही है, रिसर्च कर रही है, और यहाँ पे एक यूज़र बैठा हुआ है, नॉर्मल यूज़र जो एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं। तो ये जो लेडी है ये पेपर पे कुछ नोट बना रही है। नोट क्या बना रही है, ये इसके पेन पॉइंट को समझ रही है कि इसको क्या क्या चीज़ में प्रॉब्लम हो रहा है, ये जो यूज़र है क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है अपने डे टू डे लाइफ में, उसको ये नोट डाउन करिए। और इसका बैकग्राउंड क्या है, इसके पास कितना टाइम है, ये फ्री टाइम में क्या करता है, ये सब कुछ जो हम लोग यूज़र के बारे में जितना डिटेल हो सके वो सब कुछ हम लोग नोट करते हैं। और नोट करके हम लोग बनाते क्या है, यूज़र पर्सोना। यूज़र पर्सोना हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। जब हम लोग यूज़र रिसर्च करते हैं, यूज़र के बारे में स्टडी करते हैं कि यूज़र का माइंड कैसे काम करता है, तो उसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। अब यूज़र रिसर्च क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि कोई ऐप है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ब्लिंकिट को जो भी यूज़र यूज़ कर रहे हैं तो उनके माइंड में क्या चल रहा है। अगर कोई भी इंसान अगर ब्लिंकिट यूज़ कर रहा है तो ऑब्वियसली उनके पास टाइम का शॉर्टेज है, उसके पास टाइम कम है, वो मार्केट नहीं जा सकता, हरी में है अभी, उसके पास टाइम कम है, इसलिए वो ब्लिंकिट ऐप को ओपन किया है। अब ब्लिंकिट ऐप को ऐसा बनाना होगा कि कम टाइम में वो बहुत ही जल्दी सामान को ऑर्डर कर पाए, क्योंकि उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है कि वो फटाफट बैठ के सर्च करेगा, ये करेगा। इसलिए जो ब्लिंकिट एप्लीकेशन का जो यूज़र इंटरफेस है उसको ऐसा बनाया गया कि फटाफट उसमें ऑर्डर हो जाए, जो भी वो पर्सन चाह रहा है ऑर्डर करना वो फटाफट उसको मिल जाए और फटाफट ऑर्डर प्लेस होकर उसके घर पर डिलीवर हो जाए। तो इस तरीके से आपको यूज़र को समझना होगा, यूज़र का बिहेवियर क्या है, उसका माइंडसेट क्या है, उसके माइंड में क्या चल रहा है उस एप्लीकेशन को यूज़ करते टाइम। इसी तरीके से कोई यूज़र अगर नेटफ्लिक्स यूज़ कर रहा है तो ऑब्वियसली वो चिल माइंड से यूज़ कर रहा है नेटफ्लिक्स, तो उसका जो माइंड है वो चिल है। तो उसमें हम लोग कुछ इस तरीके के कंटेंट दिखा सकते हैं जो कि उसको और ज़्यादा मोटिवेट करे, इस चीज़ को हम लोग बरकरार रखें, तो उस टाइप से हम लोग उसको बनाते हैं। वहीं पे अगर कोई पर्सन फ्लाइट बुकिंग कर रहा है तो फ्लाइट बुकिंग करते टाइम वो पर्सन सीरियस है, कैसे हमारे यूज़र बिहेव करेगा हमारे एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए। तो ये सब कुछ हम लोग यूज़र रिसर्च में करते हैं, हम लोग अपने यूज़र को समझते हैं। तो यूज़र रिसर्च में बेसिकली हम लोग यूज़र अपने कस्टमर के बारे में समझते हैं और हम लोग बनाते हैं यूज़र पर्सोना। यूज़र पर्सोना क्या होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये है एक यूज़र पर्सोना। यूज़र पर्सन में ये एक यूज़र है जिसका नाम ये है, वो एक क्यूए इंजीनियर है और उनका गोल क्या है, उनका गोल यहाँ पे लिखा हुआ है, उनका मोटिवेशन लिखा हुआ है, फिर फ्रस्ट्रेशन लिखा हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है गोल्स एंड फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि यूज़र के फ्रस्ट्रेशन को ही तो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने के लिए आए हैं। यूआई यूएक्स डिजाइनर का मेन काम होता है यूज़र के फ्रस्ट्रेशन को सॉल्व करना। तो यूज़र पर्सोना बनाना भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें आप लोग गोल, मोटिवेशन और फ्रस्ट्रेशन को ऐड करते हो। अब ये जो यूज़र पर्सोना है ये काफ़ी सिंपल है, इसको आप लोग और थोड़ा कॉम्प्लेक्स बना सकते हो, और भी चीज़ें आप लोग ऐड कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर प्रोजेक्ट। तब मैं आप लोगों को कुछ सैम्पल्स दिखाता हूँ यूज़र पर्सोना का। ये जो यूज़र पर्सोना आप देख रहे हो ये काफ़ी सिंपल, काफ़ी सुंदर सा यूज़र पर्सोना है। अगर आप छोटा सा यूज़र पर्सोना आपको बनाना है तो आप लोग डेफिनेटली ये फॉर्मेट को फॉलो कर सकते हो। अब और यूज़र पर्सोना मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे एक और यूज़र पर्सोना है जिसमें एक यूज़र का फोटो है, इसका नेम है, उसका रोल है, उसका डिजिग्नेशन क्या है, वो डॉक्टर है, इंजीनियर है या फिर क्या है। अब यहाँ पे डिजिग्नेशन क्यों मैटर करता है। अब यूज़र पे जब भी आप लोग यूज़र रिसर्च कर रहे हो, यूज़र का जब भी आप लोग पर्सोना बना रहे हो तो डिजिग्नेशन मैटर करता है। अब डिजिग्नेशन क्यों मैटर करता है, अगर कोई पर्सन डॉक्टर है तो उसका सोचने का तरीका अलग होगा, एक इंजीनियर का सोचने का तरीका अलग होगा। अब क्यों अलग होगा, फॉर एग्जाम्पल एक चीज़ है मोमो। अब मोमो सुन के एक डॉक्टर को क्या ध्यान में आएगा, मोमो एक हेल्थ के लिए बैड चीज़ है, इसमें काफ़ी ज़्यादा मैदा होता है, ऑयल होता है, ये सब चीज़ आएगा डॉक्टर के माइंड में। वहीं पे एक इंजीनियर है जो बहुत ज़्यादा काम करने के बाद थका आ रहा है, उसको मोमो दिख रहा है तो फटाफट उसको एंजॉय करेगा, वो इस सब चीज़ के बारे में नहीं सोचेगा, हेल्थ के बारे में, ऑयल के बारे में, मैदा के बारे में नहीं सोचेगा। वहीं पर जो डॉक्टर है वो हेल्थ कॉन्शियस रहेगा, वो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से उस चीज़ को देखेगा। तो यूज़र का डेजिग्नेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि वो किस तरीके से सोचता है। उसके बाद हम लोग और भी चीज़ें लिखते हैं, जैसे कि यूज़र का एज हम लोग लिखते हैं, लोकेशन लिखते हैं, उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिखते हैं, उसके बारे में और कुछ यहाँ पे जैसे टेक सेवी, क्रिएटिविटी, हेल्पफुल, ये सब लिखते हैं। और फिर मोटिवेशन, गोल, पेन पॉइंट, ये तीन चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट होता है। मोटिवेशन, गोल, पेन पॉइंट जो आपको मैक्सिमम यूज़र रिसर्च में आप लोग को मिलेगा ही, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी सब आप लोग स्किप भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे ब्रांड है, फेवरेट ब्रांड, टेक्निकल स्किल, पर्सनैलिटी, लेकिन ये जो पार्ट जो आप लोग बीच में देख रहे हो ये इंपॉर्टेंट होता है। ये तो हमारा यूज़र पर्सोना इस तरीके का फॉर्मेट होता है। इस फॉर्मेट का आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि जब भी आप लोग फ्यूचर में यूज़र पर्सोना बनाओगे आपको इसी फॉर्मेट को फॉलो करना है। मैं आपको और भी कुछ यूज़र पर्सोना दिखा देता हूँ, जैसे कि ये यूज़र पर्सोना है, इसमें भी काफ़ी अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया गया है यूज़र के बारे में। आपको बहुत ज़्यादा लंबा डिस्क्राइब नहीं करना है, छोटा डिस्क्राइब करना है। जो हमारा मेन चीज़ है वो डिस्क्राइब करना है, बहुत लंबा आपको डिस्क्राइब नहीं करना होता है यूज़र पर्सोना में। आप लोग उसका कोई बायोग्राफी नहीं लिख रहे हो, बस एक छोटा सा कार्ड टाइप का को बनाना होता है जिसमें आप लोग बेसिक चीज़ को कवर कर लो। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको इसी तरीके का यूज़र पर्सोना बनाना होता है। ये एक हमारा फॉर्मेट है, इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हो। और एक हमारा ये फॉर्मेट है, मैं इंटरनेट से सबसे बेस्ट फॉर्मेट आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। पॉज करके आप लोग देख लीजिए, इसको रीड कर लीजिए कैसे कैसे ये चीज़ बनाया हुआ है। देन हमारा ये भी एक फॉर्मेट है। हर डिजाइनर का यूज़र पर्सोना का फॉर्मेट अलग होता है, आपको जैसा मन वैसा बना सकते हो।
मेन जो मकसद है यूज़र पर्सोना का कि आप लोग जो भी यूज़र पर्सोना बनाओ उसमें यूज़र के बारे में मेन डिटेल्स होना चाहिए। तो यहाँ पे एक और यूज़र पर्सोना है जिसमें कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड किया गया है, इसको आप लोग ऐड कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग। और ज़रूरी नहीं है कि आपको यूज़र पर्सोना इतना प्रोफेशनल तरीके से बनाना होगा, आप लोग सिंपल कॉपी पेन में भी बना सकते हो। कॉपी में सिंपली ये सब चीज़ें आप लोग नोट भी कर सकते हो। यहाँ पे थोड़ा सा फैंसी तरीके से बनाया गया है, तो ये पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको फैंसी बनाना है या फिर कॉपी पेन पे वो सिंपली नोट कर लेना है। और एक ये भी एक यूज़र पर्सोना है। ये सारे यूज़र पर्सोना को आप लोग पॉज कीजिए, पढ़िए इसमें कैसे डिस्क्राइब किया गया है यूज़र के बारे में। ये पिक्चर थोड़ा सा ब्लर आ गया, लेकिन जब आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करोगे तो ये पिक्चर भी आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा। तो ये था हमारा यूज़र पर्सोना। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर इन यूएक्स। अब इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर होता क्या है? इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर में हम लोग चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। हमारे एप्लीकेशन या वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर रहेगा वो हम लोग बनाते हैं इसमें। और ये हम लोग बनाते क्यों हैं? जिससे हमारे यूज़र को ईजी रहे नेविगेट करने में अलग अलग ऑप्शंस के थ्रू। अब ये होता कैसा है वो आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर बनाया हुआ है जो कि आप देख सकते हो ई कॉमर्स ऐप का साइट मैप है। बाय द वे इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर को साइट मैप भी बोला जाता है, जो कि इस तरीके का कुछ दिखता है। तो जो भी हमारा वेबसाइट रहेगा उसका एक होम पेज रहेगा। होम पेज पे नेविगेशन बार के अंदर एक हमारा प्रोडक्ट पेज रहेगा, एक कार्ट पेज रहेगा, अकाउंट पेज रहेगा और अदर पेजेस भी रहेगा। अदर पेज में क्या क्या रहेगा? सपोर्ट पेज, एक्सप्लोर पेज रहेगा। एक्सप्लोर पेज के अंदर में गैलरी रहेगा, ब्लॉग रहेगा, कम्युनिटी रहेगा। सिमिलरली अकाउंट्स में क्या क्या रहेगा? अकाउंट में हमारा प्रोफाइल रहेगा, पेमेंट मेथड, पासवर्ड, सेव एड्रेस, ऑर्डर हिस्ट्री, गिफ्ट कार्ड, ये सब रहेगा। ऑर्डर समरी, शिफ्ट मेथड और ये सब रहेगा। आप लोग इस वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार ये चीज़ देख लीजिए। इस तरीके का हमारा साइट मैप होता है। आप लोग अलग अलग एप्लीकेशन का साइट मैप बना के देखिए। अगर कोई बैंकिंग ऐप है उसका साइट मैप कैसा होगा, ई कॉमर्स ऐप का साइट मैप यहाँ पे दिया हुआ है। और भी देखिए, और जैसे कोई सोशल मीडिया ऐप है इंस्टाग्राम, इसका आप लोग 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए। आप लोग ना इंस्टाग्राम लीजिए, इंस्टाग्राम का साइट मैप बनाइए। इंस्टाग्राम में क्या रहता है? एक हमारा होम पेज रहता है, एक एक्सप्लोर सेक्शन रहता है, एक रील्स का सेक्शन रहता है, एक हमारा पर्सनल प्रोफाइल का सेक्शन रहता है। प्रोफाइल के अंदर क्या रहता है? प्रोफाइल के अंदर हमारा एडिट प्रोफाइल रहता है और भी अलग टाइप का चीज़ रहता है। रील्स के अंदर क्या क्या रहता है? रील्स रहता है, वीडियो रहता है, लाइक रहता है, ये सब रहता है। फिर हमारा एक्सप्लोर ऑप्शन के अंदर क्या क्या रहता है? तो ये सब कुछ आप लोग कीजिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तभी आप लोग अच्छे तरीके से सीख पाओगे ये सब चीज़। वो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। सिर्फ मैन ही नहीं, वुमेन को भी परफेक्ट बनाते हैं। तो आप लोगों को प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप लोग कोई भी चीज़ करो, किसी भी फील्ड में आप लोग कोई भी चीज़ सीखो, प्रैक्टिस डेफिनेटली कीजिएगा। साइट में भी आप लोग 2-3 प्रैक्टिस कीजिए, आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा वायर फ्रेमिंग, प्रोटोटाइपिंग। वायर फ्रेमिंग मैं इतने देर से बोल रहा हूँ वायर फ्रेमिंग, लेकिन अब मैं आपको डिटेल में बताऊँगा वायर फ्रेम होता क्या है, कैसा दिखता है, कैसे आपको वायर फ्रेम बनाना होता है, वो सब कुछ बात करेंगे। यहाँ पे वायर फ्रेम का डिफिनेशन दिया हुआ है छोटा सा, इसको आप लोग डेफिनेटली रेफर कर सकते हो। अब बढ़ते हैं वायर फ्रेम होता क्या है, दिखता कैसे है। तो वो यहाँ पे आप लोग एक इमेज में देख सकते हो, इस तरीके का एक वायर फ्रेम यहाँ पे बना हुआ है। ये हमारा एप्लीकेशन नहीं है, एप्लीकेशन का वायर फ्रेम है। मतलब कि जो हमारा एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर होता है वो हम लोग वायर फ्रेम में बनाते हैं। कि हमारा एप्लीकेशन दिखेगा कैसे, आइकॉन कहाँ प्लेस होगा, टेक्स्ट कहाँ प्लेस होगा, वो सब कुछ हम लोग वायर फ्रेम में डिस्क्राइब करते हैं और बनाते हैं। अब मैं आपको और कुछ वायर फ्रेम दिखाता हूँ। तो यहाँ पे ये इमेज आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे एक लेडी है जो वायर फ्रेम बना रही है। अलग अलग टाइप का वायर फ्रेम है। ये जो आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, मेरा कर्सर देखिए आप लोग, ये जो चीज़ आप लोग देख रहे हो एक मोबाइल का स्क्रीन है जिसमें वायर फ्रेम बना हुआ है। यहाँ पे कुछ लिस्ट बना हुआ है, यहाँ पे हमारा एक फ़ोटो है, फ़ोटो के बगल में कुछ टेक्स्ट है, यहाँ पे हमारा वायर फ्रेम बना हुआ है। तो इस तरीके से हम लोग वायर फ्रेम बनाते हैं। और वायर फ्रेम में टेक्स्ट के लिए हम लोग ऐसे लाइन दे देते हैं। आप लोग यहाँ देखिए लाइन, यहाँ पे देखिए लाइन दिया हुआ है। तो इस तरीके से लाइन हम लोग दे देते हैं जहाँ पे हम लोग को टेक्स्ट लिखना रहता है। जहाँ पे भी इमेज होता है, इमेज के लिए हम लोग ऐसे बॉक्स बना के क्रॉस कर देते हैं। बॉक्स से नहीं, अगर कहीं पे सर्कल इमेज होगा, जैसे प्रोफाइल के इमेज सर्कल होता है, तो आप लोग सर्कल बना के उसको क्रॉस कर दीजिए, वो हमारे इमेज को दर्शाता है। फिर जो हमारा सर्च बॉक्स है, और सर्च बॉक्स को हम लोग सिंपली ऐसे बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग वायर फ्रेम बनाते हैं। अब वायर फ्रेम बनाने का 2 तरीका होता है। एक तो आप लोग उसको पेन पेपर पे बना सकते हो, पेंसिल वगैरह खूब यूज़ करके। मैं यूजुअली पेंसिल से बनाता हूँ, ड्राइंग कॉपी पे पेंसिल पे। यहाँ पे ये जो वायर फ्रेम बना रही है ये भी हाथ से बना रही है। और एक हमारा टूल्स के से भी हम लोग वायर फ्रेम बनाते हैं। टूल्स में बाल समेत करके एक टूल्स है जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है वायर फ्रेम के लिए, आप लोग उसको भी यूज़ कर सकते हो। ये जो वायर फ्रेम भैया आप लोग देख रहे हो, ये हाथ से बना वायर फ्रेम है। अब एक और वायर फ्रेम हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा ये वायर फ्रेम। इसमें आप लोग देख सकते हो अच्छे से डिटेल में दिया हुआ है। ये एक हमारा फ़ोन है जिसमें एक एप्लीकेशन है। उस एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद लॉगिन स्क्रीन आ रहा है, साइन अप साइन इन स्क्रीन आ रहा है। उसके बाद जब कोई साइन इन पे क्लिक करेगा तो फिर ये चीज़ आएगा, उसका बैलेंस दिखाएगा, स्पेंडिंग सेव दिखाएगा, फिर मनी दिखाएगा, टाइम दिखाएगा। उसके बाद अगर कोई सर्च पे क्लिक करेगा, देखिए यहाँ पे एरो ही बना हुआ है। कोई अगर सर्च पे क्लिक करेगा तो वो इस पेज पे चला जाएगा, और सर्च पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। वहीं अगर इस बटन पे अगर कोई क्लिक करेगा तो वो आपका यहाँ पे ये चीज़ ओपन होगा, मैप ओपन होगा। वहीं पे कोई सेव पे क्लिक करेगा तो सेव आपका
आपका ये पेज ओपन होगा। स्पेंड पे क्लिक करेगा तो ये आपका स्पेंडिंग का ये पेज ओपन होगा। इस तरीके से हम लोग वायरफ्रेम बनाते हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग खुद से वायरफ्रेम बना के प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस जब तक आप नहीं करोगे आपको समझ में नहीं आएगा, और समझ में आ भी जाएगा तो आप लोग को याद नहीं रहेगा, आप लोग बाद में भूल जाओगे। तो प्रैक्टिस आप लोग डेफिनेटली कीजिएगा, सिर्फ देखने से नहीं होता। और वायर फ्रेम जब हम लोग बनाते हैं तो हम लोग उसमें मैक्सिमम चीज़ पहले से डिफाइन कर लेते हैं, जैसे कि हमारा स्टाइल कैसा होगा, कौन कौन सा पेजेस होगा, कौन सा बटन क्लिक करने पे क्या चीज़ खुलेगा, वो सब कुछ हम लोग वायर फ्रेम में ही डिसाइड कर लेते हैं। उसके बाद ये वायर फ्रेम को देखते हुए हम लोग अपना डिज़ाइन को बनाते हैं। जिस तरीके से हमारा वायर फ्रेम बनता है, अब जैसे मैंने आपको बताया था कि वायर फ्रेम दो तरह का बनता है, एक हाथ से बनता है और एक हमारा सॉफ्टवेयर से बनता है। ये जो वायर फ्रेम आप देख रहे हो ये हाथ से बना वायर फ्रेम है। ये जो वायर फ्रेम आप लोग देख रहे हो ये हाथ से बना वायर फ्रेम है। अब मैं आपको एक डिजिटल वायर फ्रेम दिखाता हूँ। तो ये हमारा डिजिटल वायर फ्रेम। तो ये जो आप देख रहे हो ये एक डिजिटल वायर फ्रेम है। ये आप फिग्मा पे भी बना सकते हो, कोई और दूसरे टूल्स को भी बना सकते हो। बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है मार्केट में। तो इस तरह से हमारा लॉगिंग स्क्रीन होगा, साइन अप स्क्रीन होगा, फिर होम पेज होगा, मेन्यू होगा, सेटिंग्स होगा। इस तरीके से हमारा सारे पेज होगा, हम लोग वायर फ्रेम में डिस्क्राइब करते हैं। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पेज की ओर। नेक्स्ट पेज है हमारा। अब नेक्स्ट स्लाइड में आप लोग देख सकते हो क्लियरली यहाँ पे दिया हुआ है, ये एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है मीरो। ये मीरो या MIRO करके एक सॉफ्टवेयर है। इसमें आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो, इस सेक्शन को देखिए आप लोग, यहाँ पे वायर फ्रेम है। वायर फ्रेम यहाँ पे बना के यहाँ पे रखा हुआ है। फिर इसी को देखते देखते हम लोग प्रोटोटाइप बनाते हैं। प्रोटोटाइप में हम लोग डिसाइड करते हैं कहाँ पे हमारा हेडिंग रहेगा, कहाँ पे हमारा प्रोडक्ट रहेगा, किस तरीके से हमारा प्रोडक्ट का सारा चीज़ रहेगा, ऐड टू कार्ट रहेगा, फिर फेवरेट का ऑप्शन रहेगा, किस तरीके से सारा ऑप्शन रहेगा, ये हम लोग प्रोटोटाइप में डिसाइड करते हैं। फिर ये प्रोटोटाइप और वायर फ्रेम देखते हुए हम लोग बनाते हैं अपना मेन डिज़ाइन। सबसे पहले हम लोग वायर फ्रेम बनाते हैं, फिर हम लोग उसी वायर फ्रेम को देखते हुए उसी वायर फ्रेम का प्रोटोटाइप बनाते हैं। प्रोटोटाइप बनाने के बाद हम लोग अपना मेन प्रोडक्ट बनाते हैं, जिसमें हम लोग स्टाइलिंग करते हैं, फॉन्ट वगैरह डिसाइड करते हैं, फोटो डालते हैं, अलग इसमें एलिमेंट डालते हैं, और ये सब कुछ हम लोग बनाते हैं। तो इस तरीके से हमारा डिजाइनिंग का प्रोसेस होता है। बाय द वे ये जो प्रोसेस है ना, वायर फ्रेम प्रोटोटाइप डिज़ाइन, ये एक UI डिज़ाइन करता है, लेकिन UX डिज़ाइन भी इसमें इन्वॉल्व रहता है थोड़ा बहुत, क्योंकि जब वायर फ्रेम बनता है तो उसमें हम कुछ UX को भी ध्यान में रखते हुए हम लोग वायर फ्रेम बनाते हैं। तो इस तरीके से हमारा डिजाइनिंग होता है किसी भी एप्लीकेशन या वेबसाइट का। ये सेम चीज़ हमारा वेबसाइट के लिए भी होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब नेक्स्ट स्लाइड पे काफ़ी मज़ेदार चीज़ आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो हमारा वेब टेम्पलेट है, इस तरीके का हमारा टेम्पलेट है। अब ये टेम्पलेट में एक आप लोग देख सकते हो हमारा एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये साइड वाले इमेज देखिए आप लोग, यहाँ पे हमारा एक सर्च बार है, इस तरीके से यहाँ पे नेविगेशन बार है, और ये जो चीज़ है ना इसको हम लोग ब्रेड कम्स बोलते हैं। ब्रेड कम क्या होता है, अगर आप लोग PC यूज़ करते हो तो फाइल एक्सप्लोरर या दिस PC में जब आप लोग फोल्डर ओपन करते जाते हो तो ऊपर में आपको नेविगेशन बार पे दिखाता है आप लोग किसके बाद कौन से फोल्डर पे गए, किस फोल्डर के अंदर हो, तो वो हमारा ब्रेड कम्स उसको बोलते हैं। ब्रेड कम्स क्यों बोलते हैं, तो ब्रेड कम दिखने में कुछ इस टाइप का लगता है डिजिटली। अब ब्रेड कम नाम आया कहाँ से, पहले के टाइम पे जब लोग जंगल पे शिकार करने जाते थे तो लोग ब्रेड के टुकड़े को अपने साथ लेके जाते थे, और जैसे जैसे वो लोग जंगल में जाते थे वो ब्रेड के टुकड़े को गिराते हुए जाते थे। उस टाइम पे तो गूगल मैप वगैरह होता नहीं था। फिर जब उनका सारा काम हो जाता था तो जब वो घर वापस आना होता था तो वो लोग ब्रेड के टुकड़े को देखते हुए अपने वापस उल्टे डायरेक्शन में जाके अपने घर पहुंच जाते थे। तो यहाँ से हमारा ब्रेड कम्स का कॉन्सेप्ट आया, और ये चीज़ हमारा वेबसाइट वगैरह में भी यूज़ होता है, वेबसाइट मोबाइल ऐप में भी यूज़ होता है। तो ये हमारा ब्रेड कम है जो आप लोग यहाँ पे देख रहे हो। फिर यहाँ पे हमारा बैक बटन है, यहाँ पे सर्च बटन है, नेविगेशन बटन है, यहाँ पे इमेज है, टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, और यहाँ पे हमारे कुछ बटन्स है। यहाँ पे अलग अलग पेजेस में जाने के लिए इस टाइप का बटन्स का वायर फ्रेम है, फॉलोअर्स वगैरह आप देख सकते हो। इस तरीके से हमारा बेसिक वायर फ्रेम बनता है। अब एक डिटेल वायर फ्रेम एक वेबसाइट का यहाँ पे दिया हुआ है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं थोड़ा जूम इन। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये वेबसाइट का वायर फ्रेम बनाया हुआ है। यहाँ पे वेबसाइट का डेट है, फिर यहाँ पे हमारा सर्च बॉक्स है, फिर हमारा टाइटल है, उसके बारे में एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन है, फिर यहाँ पे कुछ मेन कीवर्ड्स है कि हमारा जो वेबसाइट है वो क्या क्या चीज़ का है। हमारे वेबसाइट में आपको न्यूज़ मिलेगा, मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक मिलेगा, फिर और क्या क्या मिलेगा वो सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर वेबसाइट के हेडिंग के बाद हमारा आएगा टॉप स्टोरीज का सेक्शन। टॉप स्टोरीज का सेक्शन हमारा कुछ ऐसा दिखेगा, जो सबसे ट्रेंडिंग न्यूज़ रहेगा वो हम लोग इस तरीके से दिखाएंगे। उसके नीचे हमारा एक टाइटल रहेगा, फिर डिस्क्रिप्शन रहेगा, फिर और कुछ डिटेल्स रहेगा, और भी कुछ हमारा जो टॉप स्टोरी रहेगा वो इस तरीके से साइड में दिखेगा। नेक्स्ट आप लोग यहाँ पे देख सकते हो लेटेस्ट न्यूज़ कुछ इस तरीके से दिखेगा, यहाँ पे दिया हुआ है। फिर जो सबसे ज़्यादा व्यूड न्यूज़ है वो हमारा यहाँ पे दिखेगा। तो इस तरीके से हम लोग एक लेआउट बनाते हैं वेबसाइट का या मोबाइल एप्लीकेशन का वायर फ्रेम के अंदर। अब जरूरी नहीं कि आपको लेआउट एकदम अच्छा सा बनाना होगा। आप लोग देख रहे हो यहाँ पे काफ़ी रफ सा लेआउट बनाया हुआ है, आप लोग को रफ सा ही बनाना होता है। फिर जब आपका लेआउट फिक्स हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा, फिर आप लोग इसको डिज़ाइन करते हो। इसके नीचे हमारा व्यू और आर्टिकल का बटन है, उसके नीचे और कुछ सेक्शंस हैं ऐसा कुछ। फिर यहाँ पे न्यूज़लेटर का सेक्शन है जिसमें लोग अपना नेम और एड्रेस डालकर सब्सक्राइब करेंगे। फिर हमारे यहाँ पे फुटर है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पूरा एक वेबसाइट का अच्छी तरीके से वायर फ्रेम बनाया हुआ है। यहाँ से आपको काफ़ी अच्छा आइडिया मिल गया होगा कि आपको वायर फ्रेम बनाना कैसे है। तो इस वेबसाइट का वायर फ्रेम देख के वो काफ़ी अच्छा आइडिया मिल गया होगा कि आपको वायर फ्रेम बनाना कैसे है।
अब वायर फ्रेम भी दो टाइप का होता है, एक होता है हमारा लो फिडेलिटी वायर फ्रेम और एक होता है हमारा हाई फिडेलिटी वायर फ्रेम। यहाँ पे दोनों वायर फ्रेम दिया हुआ है, ये है हमारा लो फिडेलिटी, ये है हमारा हाई फिडेलिटी। पहले हम लोग लो फिडेलिटी वायर फ्रेम बनाते हैं, जब हमारा लो फिडेलिटी वायर फ्रेम फाइनल हो जाता है, जब आपको अप्रूवल मिल जाता है क्लाइंट से, देन आप लोग हाई फिडेलिटी वायर फ्रेम की तरफ मूव करते हो। हाई फिडेलिटी वायर फ्रेम हम लोग ऑलमोस्ट डिजाइन बना लेते हैं, सिर्फ जब हमारा कलर्स वगैरह रहता है, टेक्स्ट वगैरह, वो सब कुछ हम लोग लेफ्ट करते हैं, बाद में कलर वगैरह डिसाइड करके हम लोग उसको बनाते हैं। तो हाई फिडेलिटी वायर फ्रेम हमारा कुछ इस तरीके दिखता है, लो फिडेलिटी कुछ इस तरीके दिखता है। मैक्सिमम लोग हाई फिडेलिटी वायर फ्रेम को स्किप कर देते हैं, मैं भी यही करता हूँ, लेकिन कई सारे लोग हाई फिडेलिटी वायर फ्रेम को बनाना प्रीफर करते हैं। तो ये आपके प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको हाई फिडेलिटी वायर फ्रेम बनाना है नहीं बनाना है। अब यहाँ पे एक प्रॉपर प्रोसेस दिया हुआ है, ये जो आप लोग देख रहे हो ये हमारा वायर फ्रेम है, उसके बाद आता है हमारा लो फिडेलिटी वायर फ्रेम, उसके बाद आता है हमारा हाई फिडेलिटी वायर फ्रेम, उसके बाद आता है हमारा मेन यूज़र इंटरफेस। तो ये एक जर्नी होता है यूज़र इंटरफेस का, पहले हम लोग वायर फ्रेम बनाते हैं, लो फिडेलिटी, हाई फिडेलिटी, फिर हमारा इंटरफेस बनता है। अब मैक्सिमम लोग ये दो चीज़ को स्किप कर देते हैं, डायरेक्टली वायर फ्रेम बनाते हैं, फिर हम लोग यूज़र इंटरफेस बनाते हैं। बहुत लोग ऐसा करते हैं, मैं भी ऐसा करता हूँ। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ ज़रूरत है आपके प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग, अब आपको लगता है कि हाई फिडेलिटी लो फिडेलिटी वायर फ्रेम का ज़रूरत है, तो आप लोग डेफिनेटली उसको बनाइए, लेकिन सिर्फ वायर फ्रेम से डिज़ाइन भी बनाया जा सकता है। ये दोनों प्रोसेस ऑप्शनल होता है। अब बात करते हैं यूजेबिलिटी टेस्टिंग के बारे में। टेस्टिंग होता क्या है? टेस्टिंग होता है जब आपका प्रोडक्ट रेडी हो जाता है, प्रोडक्ट नहीं, जब आपका डिज़ाइन रेडी हो जाता है। जब आपका डिज़ाइन रेडी होता है, आप लोग प्रोटोटाइप कर देते हो, फिर हम लोग उसको टेस्टिंग करते हैं। कैसे टेस्टिंग करते हैं, सारा प्रोसेस यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए और मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। सबसे पहले हम लोग टेस्ट प्लान करते हैं। टेस्ट प्लान में हम लोग उन लोग को बुलाते हैं जो लोग टेस्टिंग करेंगे। कई बार ये हमारे यूजर्स भी हो सकते हैं या फिर कोई एडवांस यूजर हो सकते हैं और हमारे नॉर्मल यूजर्स भी हो सकते हैं। कई बार जो बड़े बड़े कंपनी होती है वो लोग टेस्टिंग के लिए प्रॉपर बहुत सारे अलग टाइप के यूजर्स को बुलाती है। तो सबसे पहले हम लोग टेस्ट को प्लान करते हैं, देन हम लोग रिक्रूट करते हैं पार्टिसिपेंट को, कौन लोग हमारे टेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे उन लोग को हम लोग बुलाते हैं। उसके बाद हम लोग मटेरियल प्रिपेयर करते हैं। हमारा जो एप्लीकेशन होगा हम लोग उस एप्लीकेशन को उन लोग को देते हैं यूज़ करने के लिए, और हम लोग उनसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं कि उनका फीडबैक कैसा है उस एप्लीकेशन को यूज़ करके, और क्या क्वेश्चन पूछना है ये हम लोग पहले से प्रिपेयर करके जाते हैं। क्वेश्चन प्रिपेयर करने के बाद हम लोग एक इन्वायरमेंट सेटअप करते हैं जिसमें रिलैक्स होकर सारे यूज़र बैठे रहे, उनको हम लोग एप्लीकेशन दे यूज़ करने के लिए। फिर हम लोग कंडक्ट करते हैं अपने टेस्ट को, फिर वो लोग उस एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं। और उसके बाद जो हम लोग डेटा को कलेक्ट करते हैं, सपोज वो एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं, फिर उन लोगों ने नोटिस किया कि जो ऐड टू कार्ट का बटन है वो खोजने में दिक्कत हो रहा है, वो मिल नहीं रहा है ऐड टू कार्ट का बटन, या फिर बहुत कोने में रखा हुआ है, तो वो एक प्रॉब्लम हुआ। अगर किसी को अपने अकाउंट का पासवर्ड चेंज करना है, तो पासवर्ड चेंज करने में जो पासवर्ड चेंज करने का जो ऑप्शन होता है वो काफ़ी अंदर में होता है। किसी यूज़र को अगर पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन खोजने में टाइम लग रहा है, उसको दिक्कत हो रहा है, तो ये एक प्रॉब्लम हुआ। इसको हम लोग एनालाइज करेंगे, उस डेटा में लिखेंगे। तो हम लोग डेटा को एनालाइज करते हैं, फिर हम लोग रिपोर्ट निकालते हैं कि जो हमारा जो भी हमारा टेस्ट हुआ उसका रिजल्ट क्या आया, लोग का फीडबैक कैसा रहा, जो लोग हमारे एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे थे उनको कैसा फील हो रहा था। जैसे कि अगर आप लोग कोई गवर्नमेंट एप्लीकेशन यूज़ करते हो, वो चलना बंद कर देता है, सर्वर पे लोड आ जाता है, फिर सर्वर काम नहीं करता है, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, आपका फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। तो ये सब चीज़ है, इसको हम लोग नोट करते हैं टेस्टिंग में कि यूज़र को कैसा फ्रस्ट्रेशन आ रहा है। अगर ऐसा आ रहा है तो ये चीज़ नहीं आना चाहिए, इसको हम लोग इंप्रूव करते हैं। तो बेसिकली यूजेबिलिटी टेस्टिंग का मेन मतलब क्या होता है, अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊँ, अपने प्रोडक्ट को टेस्ट करना है कि उसमें कोई प्रॉब्लम है या नहीं, और ये है या नहीं इसको हम लोग यूज़र को देते हैं टेस्ट करने के लिए। एक 18 साल का लड़का एक एप्लीकेशन को यूज़ करता है और वहीं पे उसके दादाजी यूज़ करते हैं, तो दोनों में डिफरेंस होगा। वो दोनों का फीडबैक कैसा है वो दोनों को हम लोग नोट करते हैं और देखते हैं हम लोग अलग अलग लोगों को क्या प्रॉब्लम आ रहा है, उसको हम लोग एनालाइज करते हैं और उसको फिक्स करते हैं। तो टेस्टिंग हमारा कुछ ऐसा ही होता है। बाय द वे, बड़ी बड़ी कंपनी में टेस्टिंग यूआई यूएक्स डिजाइनर नहीं करते हैं, टेस्टिंग के लिए अलग से टीम होती है, वो लोग टेस्टिंग करते हैं। ये सारा झमेला वो लोग करते हैं, हमारा ये सब काम नहीं होता, हम लोग बस डिजाइन कर देते हैं। लेकिन छोटी छोटी कंपनी में जिसमें कम लोग काम करते हैं, हो सकता है आपको टेस्टिंग करना पड़ जाए, तो थोड़ा मोड़ा टेस्टिंग हम लोग खुद से कर लेते हैं। हर कोई ऐसे पूरा यूजर को बुला कर टेस्टिंग नहीं करते, नॉर्मली ऐसे सर्वे वगैरह कंडक्ट कर लेते हैं, या फिर 2-3 लोग अपने फ्रेंड्स फैमिली में ही, ऐसे नॉर्मली फ्रेंड्स और फैमिली में ही हम लोग टेस्टिंग वगैरह परफॉर्म कर लेते हैं। इतना ज़्यादा रिक्रूट करने की आपको जरूरत नहीं पड़ती है मोस्ट ऑफ द केसेस में। इन कई सारी बड़ी बड़ी कंपनियां करती है ये चीज़। तो ये था हमारा टेस्टिंग, मैंने आपको बता दिया शॉर्ट में। अब थोड़ा सा डिटेल में इसको देख लेते हैं। एक हमारा फैसिलिटेटर है। फैसिलिटेटर कौन होता है? जो टेस्ट कंडक्ट कराता है। और एक हमारा पार्टिसिपेंट है। पार्टिसिपेंट कोई भी हो सकता है, एक यूज़र भी हो सकता है। उसको हम लोग कोई टास्क देते हैं और अपने एप्लीकेशन को देते हैं यूज़ करने के लिए। फिर हम लोग उसका जो फीडबैक है उसको हम लोग नोट डाउन करते हैं, तो देखते हैं कि उसका फीडबैक क्या है, उसका पेन पॉइंट्स क्या है, कहाँ पे यूज़र को प्रॉब्लम आ रहा है, वो फीडबैक को हम लोग देखते हैं
और हम लोग एक यूज़र इंटरव्यू कंडक्ट कराते हैं देखने के लिए कि यूज़र कैसा बिहेव कर रहा है हमारे एप्लीकेशन को यूज़ करके। हम लोग उसके बिहेवियर को एब्जॉर्व करते हैं, उसका परफॉर्मेंस देखते हैं, हम लोग सारे चीज़ को नोट डाउन करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, फिर उसके ऊपर हम लोग काम करते हैं। और यहाँ पे सारा प्रोसेस दिया हुआ है टेस्टिंग का। हम लोग एक फैसिलिटेटर असाइन करते हैं, फिर रिसर्च करते हैं, फिर हम लोग रिक्रूट करते हैं सैम्पल यूज़र को, फिर डायरेक्ट यूज़र को टास्क परफॉर्म करने के लिए देते हैं, एब्जॉर्व करते हैं यूज़र के बिहेवियर को, उसका नोट बनाते हैं, फिर उसके डेटा को हम लोग कंपाइल करते हैं, उसको हम लोग स्टडी करते हैं, फिर वो जो चेंजेस जैसा हम लोग को यूज़र को चाहिए वो चेंजेस को हम लोग अपने डिज़ाइन में इंप्लीमेंट करते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है टेस्टिंग का। तो इस तरीके से टेस्ट को कंडक्ट किया जाता है। इसको भी आप लोग नोट डाउन करके रखिएगा क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि टेस्टिंग किस तरीके से होता है। तो ये था हमारा प्रोसेस। यहाँ पे 6 प्रोसेस में दिया हुआ है काफ़ी अच्छे तरीके से, और यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। तो हम लोग ने मैक्सिमम टर्म्स को कवर कर लिया। अब कुछ और टर्म्स होते हैं जो मैं आपको बता देता हूँ फटाफट। तो सबसे पहला एक चीज़ होता है जो कि इसको हम लोग बोलते हैं साइट मैपिंग। साइट मैपिंग जो मैंने आपको बताया था इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर में, वो सेम चीज़ यहाँ पे भी दिया हुआ है। तो एक यहाँ पे साइड मैप दिया हुआ है एक प्रोडक्ट का, जिसको आप लोग स्टडी कर सकते हो, देख सकते हो किस तरीके से ये चीज़ बनाया हुआ है। इसको हम लोग बोलते हैं साइट मैप। इस तरीके से हमारा साइट मैप बनता है। आप लोग गूगल में सर्च करोगे और भी अलग टाइप का साइट मैप आपका आ जाएगा। साइट मैप बनाना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। एप्लीकेशन बनाने से पहले कैसा वो एप्लीकेशन दिखेगा, उसका प्रोसेस क्या रहेगा, कितने पेजेस रहेंगे, वो सब कुछ आपको पहले से डिसाइड करना रहता है। तो साइट मैप के जरिए हम लोग ये चीज़ करते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा स्टोरी बोर्डिंग। स्टोरी बोर्डिंग हर जगह आपको करना नहीं पड़ता, लेकिन कभी कभी स्टोरी बोर्डिंग आपको करना पड़ सकता है। तो स्टोरी बोर्डिंग होता कैसे वो मैं आपको दिखाया था। जैसे एक यूज़र पर्सन हम लोग बताया था, तो यूज़र पर्सोना यहाँ पे जो इस भी पर्सन का हम लोग बनाएंगे उसका नेम लिखना है आपको। फिर आपको सिनेरियो लिखना है कि स्टोरी बोर्डिंग में आप लोग कौन सा सिनेरियो दिखना चाहते हैं। फिर यहाँ पे स्टोरी को बोर्ड किया गया है। जैसे यहाँ पे एक स्टोरी बनाया गया है, जैसे इस तरीके का स्टोरी है, फिर उसमें क्या क्या उसको प्रॉब्लम आ रहा है, किस तरीके से हमारा यूज़र परफॉर्म कर रहा है, एक हम लोग स्टोरी परफॉर्म करते हैं। तो स्टोरी बोर्डिंग आप लोग कुछ इस तरीके से करना होता है। मैंने आप लोग को एक डेमो दे दिया। नेक्स्ट है हमारा फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट साइट मैप जैसे ही होता है। इसमें अगर आप लोगों को फ्लो चार्ट में कुछ आप लोगों को कंडीशन वगैरह देना है तो वो आप यहाँ पे दे सकते हो। फ्लो चार्ट में जैसे यहाँ पे हम लोग लॉगिन साइन अप पे एक कंडीशन हम लोग दे रहे हैं, ऑलरेडी साइन अप, येस या नो। अगर यूज़र ऑलरेडी साइन अप है तो उसको ये पेज दिखना चाहिए, अगर साइन अप नहीं है तो उसको ये पेज दिखना चाहिए। तो इस तरीके से कंडीशन हम लोग देते हैं फ्लो चार्ट में। तो साइट मैपिंग जैसे ही फ्लो चार्ट होता है, बस उसमें कुछ कुछ कंडीशन और रहता है और भी 2-3 चीज़ एक्स्ट्रा रहता है फ्लो चार्ट के अंदर। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका साइट मैपिंग से काम चल जाएगा। कभी कभी फ्लो चार्ट का भी यूज़ करना पड़ जाता है, तो फ्लो चार्ट भी आप लोग देख के रखिएगा। इस तरीके से फ्लो चार्ट होता है। ऐसे हम लोग कंडीशन देते हैं डायमंड शेप बना के। नेक्स्ट एक और हमारे स्टोरी बोर्डिंग है। यहाँ पे स्केच योर यूएक्स करके एक स्टोरी बोर्डिंग है, जहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस चल रहा है। एक यूज़र है हमारा जो कोई इंपॉर्टेंट स्टफ को सुन रहा है, कोई क्लासरूम में बैठ के या फिर कोई सेमिनार में बैठ के। अब यहाँ पे इसको नोट करना है तो किस तरीके से नोट करेगा, इसका एक प्रॉपर यहाँ पे दिया हुआ है। सारा जो यूज़र फ्लो है, पूरा जो स्टोरी बोर्डिंग है अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया हुआ है। आप लोग अपने अकॉर्डिंग ये चीज़ बना सकते हो। बट स्टोरी बोर्डिंग का मेन पर्पस होता है कि जो भी आपका यूज़र रहेगा उसका सिनेरियो को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग स्टोरी बोर्डिंग का यूज़ करते हैं। जब भी आप लोग किसी बड़े कंपनी में काम करोगे तो वहाँ पे आप अकेले यूएक्स डिज़ाइनर नहीं रहोगे, आपके साथ और भी पूरा टीम रहेगा। तो आपको अपने टीम को अपने आइडिया को दिखाना पड़ता है, तो उसके लिए हम लोग स्टोरी बोर्डिंग का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा वायर फ्रेम। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो किस तरीके से वायर फ्रेम बन रहा है, काफ़ी रफ सा। तो बहुत सारे ना ऐसे टूल्स भी आते हैं, जैसे ये एक टूल्स है। आप लोग टूल पे जाकर कोलैबोरेट करके अपने वायर फ्रेम को बना सकते हो। जैसे कि यहाँ पे 3 लोग मिलकर वायर फ्रेम बना रहे हैं, तो ये सब चीज़ फिग्मा पे भी पॉसिबल होता है कोलैबोरेशन करके। और कोई अलग अलग टूल्स भी होते हैं जिसमें आप लोग वायर फ्रेम बना सकते हो उसे कोलैब करके, जिसमें अलग अलग लोग अलग अलग ड्राइंग करेंगे। तो ऐसा टूल भी एग्जिस्ट करता है। जब आपको टीम में काम करना रहता है ऑनलाइन, तो ये सब टूल्स को आप लोग यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा कार्ड सॉर्टिंग। कई बार आप लोगों को कार्ड सॉर्टिंग करना पड़ता है। बाय द वे ये बहुत ही रेयर केस में आपको कार्ड सॉर्टिंग का हेल्प लेना पड़ेगा। नॉर्मल केसेस में कार्ड सॉर्टिंग का यूज़ नहीं लगता है। तो कार्ड सॉर्टिंग हम लोग कुछ इस तरीके से करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा एम्पैथी मैप। एम्पैथी मैप थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। तो जो भी आपका यूज़र रहेगा उसका 4 चीज़ को आपको डिफाइन करना रहता है, उसको आपको देखना रहता है। सेज, डज, थिंक एंड फील। तो ये जो 4 चीज़ आप लोग देख रहे हो एम्पैथी मैपिंग पे, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको क्या क्वेश्चन पूछना होगा, ये सारे क्वेश्चन आपको देखना होगा। और किसी भी यूज़र के साथ इंटरव्यू कर रहे हो तो आपको ये सारे क्वेश्चन आपको पूछना होता है, और ये लिस्ट आपको बनाना होता है किसी भी एप्लीकेशन को डेवलप करने से पहले। ये जो एम्पैथी मैपिंग है ये डिपेंड करता है आपका प्रोजेक्ट कैसा है, उसके अकॉर्डिंग ये सब चेंज होता रहता है। लेकिन ये 4 चीज़ें ना, सेज, डज, थिंक एंड फील, ये चीज़ चेंज नहीं होता है, इसी तरीके से बनता है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है एम्पैथी मैपिंग। जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट है मैं आपको इसी वीडियो में सब कुछ बता दे रहा हूँ। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करना जरूरी है।
अब नेक्स्ट है हमारा ये, इसको बोलते हैं हम लोग कस्टमर जर्नी मैप। अब जो हमारा कस्टमर है वो किस तरीके से हमारे जो वेबसाइट है उसके साथ रिएक्ट करेगा, ये सारा जर्नी मैप यहाँ पर बनाया हुआ है। अब आप लोग ने एक चीज़ देखे होंगे कि जब भी आप लोग अमेजोन पे कोई चीज़ सर्च करते हो, सपोज आपको एक स्मार्ट वॉच लेना है, आप लोग अमेजोन पे गए, स्मार्ट वॉच सर्च किए, आप लोग 2-3 स्मार्ट वॉच देखिए, फिर आप लोग अमेजोन को बंद करके रख दिए, फिर आप लोग इंस्टाग्राम चलाने लग गए, तो इंस्टाग्राम पे ऑटोमेटिकली आप लोग देखोगे इंस्टाग्राम पे ऑटोमेटिकली ऐड आने लग जाएंगे स्मार्ट वॉच के। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सारा पूरा प्रोसेस यहाँ पे दिया हुआ है, किस तरीके से कस्टमर जर्नी मैप होता है। बाय द वे ये कोई इंपॉर्टेंट स्टेप नहीं है, इसके बहुत ही रेयर केस में आप लोगों को ये सब चीज़ बनाने पड़ सकता है, लेकिन फिर भी मैंने इसमें इंक्लूड किया क्योंकि कोई भी चीज़ रहना नहीं चाहिए, इसमें सारा चीज़ मेरे को कवर करना था, इसलिए मैंने ये सब चीज़ को भी इसमें इंक्लूड कर दिया। नॉर्मल केस में, नॉर्मल सिनेरियो में इतना सब कुछ आपको बनाना नहीं पड़ता। नॉर्मल जो हमारा यूएक्स डिजाइन का प्रोसेस होता है उसमें आपका सारा चीज़ कवर हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव अप्रोच। ये चीज़ क्या होता है यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है। डेटा कलेक्शन, सबसे पहले डेटा कलेक्शन करने का 2 तरीका होता है। एक तो आप लोग इंटरव्यू सेशन कर सकते हो अपने यूजर्स के साथ, उससे पूछ सकते हो किस तरीके का एप्लीकेशन यूज़ करना उनको पसंद है, या फिर आप लोग किसी पर्टिकुलर ग्रुप को फोकस करके सर्वे कंडक्ट करा सकते हो, केस स्टडी पढ़ सकते हो और अलग यूजर्स के बारे में जान सकते हो। और जो हमारा क्वान्टिटेटिव होता है उसमें हम लोग सर्वे कंडक्ट कराते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, एब्जॉर्व करते हैं, हम लोग इसमें यूज़र को एब्जॉर्व करते हैं। लेकिन जो हमारा क्वालिटेटिव अप्रोच होता है उसमें हम लोग यूज़र को इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, उससे पूछते हैं डायरेक्ट, और जबकि क्वान्टिटेटिव में हम लोग सिर्फ एब्जॉर्व करके सारा काम निकाल लेते हैं। तो ये हमारा मेन डिफरेंस है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में। अब नेक्स्ट है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यूएक्स डिज़ाइन टूल्स। तो यूआई और यूएक्स के लिए, यूज़र इंटरफेस और यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन के लिए जो टूल्स यूज़ होता है वो सब कुछ मैंने यहाँ पे दे रखा है। ये सारे टूल्स है जो यूज़ होता है मार्केट में। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये गूगल मीट है, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट मीट है, ये हमारा फिग्मा, एडोब एक्सडी, ये सब है। अब अगर आपको कोई भी टूल समझ में नहीं आ रहा है कि ये कौन सा टूल्स है, ये जो रॉकेट बना हुआ है या फिर ये जो टूल्स बना हुआ है ये क्या चीज़ है, अगर ऐसा कोई आपका डाउट है तो आप लोग गूगल लेंस को यूज़ कर सकते हो। गूगल लेंस को यूज़ करके आप लोग इसको स्कैन करोगे तो आपको ये जो टूल है उसका नेम आ जाएगा, इसका वेबसाइट आ जाएगा, इस टूल्स का डाउनलोड लिंक भी आ जाएगा। तो ये सब चीज़ तो आप लोग कर ही सकते हो। अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है कि मैंने यहाँ पे रेड डॉट से कुछ टूल्स मार्क करके रखा हुआ है। ये जो आप लोग टूल्स देख रहे हो रेड बॉक्स के अंदर, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला टूल्स है। इतने सारे टूल्स आपको सीखने की जरूरत नहीं है, जब आप लोग वर्क करोगे तो ऑटोमेटिक आप लोग कुछ जैसे जैसे नीट पड़ता जाएगा आप लोग सीखते जाओगे। लेकिन जो ये सारे टूल्स है ये सीखना काफ़ी ज़्यादा कंपलसरी हो जाता है। इसमें सबसे पहला टूल्स है फोटोशॉप, देन आपका आता है एडोब इलस्ट्रेटर, देन एडोब एक्सडी और फिग्मा। फिग्मा आप लोग देख सकते हो मैक्सिमम जगह पे फिग्मा यूज़ होता है और मैक्सिमम चीज़ों के लिए फिग्मा यूज़ होता है, तो उसके लिए फिग्मा सबसे इंपॉर्टेंट टूल है। तो फिग्मा आपके पास सीखना ही चाहिए। तो फिग्मा सीखना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बिना यूआई डिज़ाइन बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा स्केच। स्केच भी एक टूल है जो कि फिग्मा जैसा ही है, लेकिन ये सिर्फ एप्पल के डिवाइस में चलता है। अगर आपके पास मैकबुक है तो आप लोग स्केच को यूज़ कर सकते हो। उसके बाद एक और टूल है जिसका नाम है बाल समित, जो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो एक फेस बना हुआ है। ये टूल हमारा वायर फ्रेम के लिए यूज़ होता है, काफ़ी अच्छा और पॉपुलर टूल है, इसको आप लोग यूज़ कर सकते हो अगर आप डिजिटल वायर फ्रेम बनाना चाहते हो। और वैसे मैंने आपको बताया था कि वायर फ्रेम पेन और पेपर पे बनाना सबसे बेस्ट होता है। तो ये था हमारा पूरा कोर्स यूएक्स डिजाइन से रिलेटेड। इसमें मैंने यूएक्स डिजाइन के बारे में बहुत ही डिटेल में कवर किया। अगर आप इस कोर्स को पूरा कंप्लीट किए हो तो कॉन्ग्रेचुलेसन, आप लोग ने पूरा यूएक्स डिजाइन को कवर कर लिया। इसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर थे, जो चीज़ इंपॉर्टेंट था वो सब हम लोग ने इस कोर्स में कवर किया है। अब आप लोग जैसे जैसे और रिसर्च करोगे और सीखते जाओगे तो आप लोग डेफिनेटली अपने नॉलेज को ग्रो कर सकते हो और भी इसमें नए नई चीज़ आप सीख सकते हो। लेकिन जो एसेंशियल पार्ट था वो हमने कवर कर लिया। आई होप आप लोग को ये कोर्स अच्छा लगा होगा, इसमें सीखने को मिला होगा। अब एक सबसे मेन चीज़, आप लोग नोट्स कहाँ से डाउनलोड करोगे। नोट्स और ये जो पीपीटी मैंने आप लोगों के लिए बनाया है ये आप लोग कैसे डाउनलोड करोगे। डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दे रखा है जो कि डाउनलोड लिंक नहीं है, वो मेरे एक वेबसाइट का लिंक है जिसके नीचे में लास्ट में आप लोग को डाउनलोड लिंक मिल जाएगा। बाय द वे ये वेबसाइट में कोई भी एड्स नहीं है, एड फ्री है। बस आपको नीचे तक स्क्रॉल करना है और वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, डाउनलोड लिंक, बस क्लिक करना है और आपका डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है, आप लोग हमारे वेबसाइट से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। अब आगे क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। अब जो मैंने आप लोग को एक समरी दिया था, जो हमारा यहाँ पे समरी था, सो ये रहा हमारा समरी, हाँ ये रहा। तो इसमें आप देख सकते हो बहुत सारी चीज़ यहाँ पे कवर है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और एक एक जो पॉइंट है, जैसे यूज़र रिसर्च, यूज़र पर्सोना, यूज़र जर्नी, और जितने भी यहाँ पे आप लोग को पॉइंट दिख रहे हैं जैसे ए बी टेस्टिंग, और भी यहाँ पे अलग अलग टाइप की चीज़ आपको दिख रहा है। तो जितने भी हमारा ये जो टॉपिक है इसको आप लोग सर्च कीजिए गूगल पे या यूट्यूब पे और आप लोग उसको स्टडी कर सकते हो। आई होप आप लोग को ये कोर्स अच्छा लगा होगा, इस कोर्स में कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इस वीडियो से कुछ जानने को मिला तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में फीडबैक देना मत भूलिएगा, क्योंकि फीडबैक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हर एक फील्ड में। तो जो भी आपको फीडबैक है कमेंट कीजिएगा
और इसका नेक्स्ट पार्ट, क्या मेरे को यूआई डिज़ाइन का इस तरीके से डिटेल कोर्स बनाना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम जगह पे आपको यूआई डिज़ाइन का नाम पे सिर्फ फिग्मा ट्यूटोरियल मिलता है। तो फिग्मा ट्यूटोरियल नहीं, मैं आपको यूआई डिज़ाइन में प्रॉपर यूआई सिखाऊंगा। जो भी यूआई के प्रिंसिपल होते हैं, लॉज होते हैं, वो मैं आपको सिखाऊंगा। और डिज़ाइन प्रिंसिपल को हम लोग बहुत ही डिटेल में कवर करेंगे उस वीडियो में। तो अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए, यूआई डिज़ाइन का पार्ट चाहिए, तो उसको भी आपको कमेंट कर सकते हो। अगर मैक्सिमम कमेंट आएंगे उस टॉपिक पे रिलेटेड, तो मैं डेफिनेटली इसका नेक्स्ट पार्ट भी बनाऊंगा।